हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वन शॉट वीडियो। तो जो हमारा पैटर्न रहेगा वन शॉट वीडियो के लिए वो हम यूनिट 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके बीओटी एग्जाम वगैरह चल रहे हैं और ज़्यादातर कॉलेज में पोर्शन इसका ज़्यादा आता है। तो 4 उसके बाद हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे, देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इस पैटर्न पे करके हम आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज का लेक्चर आपका कितना भी लंबा हो, आज की यूनिट आपकी इसी एक लेक्चर में कवर हम पूरी करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 4 जो है आपकी, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 4 में है क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें आपके 3 पोर्शंस हैं, 3 इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं इस चैप्टर के आपके। फर्स्ट चैप्टर है डीसी मशीन, सेकंड चैप्टर है 3 फेज एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एंड थर्ड पोर्शन है आपका सिंक्रोनस मशीन। सो बेसिकली जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा, और बचा हुआ एक क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है। मतलब 2 क्वेश्चन आपको, एक डीसी से और एक इंडक्शन से तो आना ही आना है। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा एक, जिसमें केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे फोकस होगा कि कैसे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में हम बना सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है डीसी मशीन। अब देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, जो सिलेबस है वो अपडेटेड सिलेबस हमने लिया है। पुराना सिलेबस में कुछ चीजें चेंज हुई हैं, कुछ यूनिट्स में चेंज है, कुछ यूनिट्स में चेंज नहीं भी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों आपको पढ़नी है, टाइप्स पढ़ना है, ईएमएफ इक्वेशन है, टॉर्क इक्वेशन है, और उन पे बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। जबकि इंडक्शन मशीन में केवल आपका प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन है, टाइप्स है और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है। ये 3 टॉपिक है और उस पर न्यूमेरिकल है। सिंगल फेज में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है, और मेथड ऑफ स्टार्टिंग है, ये यहां पर पढ़ना है। थर्ड जो पोर्शन है हमारा सिंक्रोनस मशीन, यहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ने हैं दोनों मोटर्स के। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं पढ़नी है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे इसके लिए भी। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं डीसी मशीन। सो डीसी मशीन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जब मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ डीसी मशीन, डीसी मशीन से मेरा मतलब यहाँ पे डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों से है। यानी कि मैं एक ही मशीन को एज ए डीसी मोटर भी काम कर सकता हूं और उसी मशीन से डीसी जनरेटर का काम भी ले सकते हैं। दोनों ही काम हम एक ही मशीन से ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो कंस्ट्रक्शन आपकी डीसी मोटर की होगी वही कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर की होगी। तो अगर एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, तब भी आप यही डिफाइन करेंगे, और अगर एग्जाम में आता है डीसी मोटर के लिए कंस्ट्रक्शन, तो भी आप यही डिफाइन करेंगे। तो देयर आर सम मेन पार्ट्स, ठीक है, इन डीसी मशीन। ठीक है, जैसे कि सब में होता है, सबसे पहला पार्ट जो होगा, सबसे बाहर वाला जो इसकी बॉडी होती है, आउटर बॉडी, जिसको हम बोलते हैं यॉक। ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं यॉक। ठीक है, यॉक, यॉक यानी कि जो मैग्नेटिक फ्रेम होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्रेम भी बोल देते हैं, यॉक बोल देते हैं। यॉक का मतलब क्या है, बेसिकली जो आउटर पूरी बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मोटर बनी हुई है, जिसके अंदर आपने आर्मेचर लगाई हुई है, उसको हम बोलते हैं यॉक। यॉक का काम क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराना किसी भी मशीन को। मान लीजिए आपकी मोटर है, मोटर के ऊपर मोटर गिर जाती है या मोटर के ऊपर कोई सामान गिर जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोटर के अंदर के पार्ट्स डैमेज हो जाए। ठीक है, तो एक तो मेन काम हो गया इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। ठीक है, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के भी काम आती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के। दूसरा जो पोर्शन होता है इसका, ये जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स का काम क्या होता है, इस पे हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स पे फील्ड वाइंडिंग करते हैं। फील्ड वाइंडिंग का पर्पस क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि उस मैग्नेट जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारा किसी भी मशीन का या जनरेटर का, वो डिपेंड ही सारा फील्ड पे करता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो उसके साथ में क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस पोल पे वाइंडिंग करते हैं, इस पोल पर वाइंडिंग करते हैं। इस तरह से 4 पोल यहां पर आपको दिख रहे हैं, 6 पोल भी हो सकते हैं, 2 पोल भी हो सकते हैं, 8 पोल भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी पोल हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है मशीन टू मशीन। ठीक है, कि आपको क्या दिया हुआ है, इस पे वो वाइंडिंग करते हैं। इन वाइंडिंग्स को हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। इन वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग्स। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं हमारे, पोल शूज। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया पोल कोर या पोल शूज, ये इसको हम पोल कोर भी बोलते हैं, पोल शूज भी बोलते हैं।
और जो वाइंडिंग पोल्स पे करते हैं उसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो पोल हो गया, फील्ड वाइंडिंग हो गया। नेक्स्ट आती है आपकी आर्मेचर कोर। आर्मेचर, ये जो आपको बीच में रोटर दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो पोर्शन है ये होती है शाफ्ट। ठीक है, ये तो सिंपल एक रॉड होती है। अब इस रॉड के ऊपर हम आर्मेचर को इंसर्ट करते हैं, आर्मेचर की कोर को इंसर्ट करते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये होती है आर्मेचर की कोर। ये जो आपको दिखाई दे रही है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, टाइम ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरी सर्कुलर आपको दिखाई दे रही है डिस्क होती है, डिस्क को हम ऐसे ऐसे प्लेस करते हैं तो ये बन जाती है हमारी आर्मेचर कोर। ठीक है, ये आर्मेचर कहलाती है। इसके अंदर फिर हम वाइंडिंग्स प्लेस करते हैं। ये जो वाइंडिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये वाइंडिंग्स इसके अंदर हम करते हैं। तो ये होती है हमारी आर्मेचर कोर। इसके अंदर जो कंडक्टर हैं वो कहलाते हैं हमारे आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर वाइंडिंग इसको हम बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। इसके बाद यहां पर आपको ये एक सेक्शन वाला गोल गोल दिखाई दे रहा होगा सर्कुलर शेप में, ये होता है बेटा आपका कम्यूटेटर। ये होता है कम्यूटेटर। अक्सर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन कम्यूटेटर से पूछ लेता है कि कम्यूटेटर है क्या, इसका काम क्या है। और इस कम्यूटेटर के ऊपर ये जो लग रहे हैं ये होते हैं ब्रशेस, ये होते हैं ब्रशेस। तो ये कम्यूटेटर है, ठीक है, और ये ब्लैक वाले जो हैं ये आपके ब्रशेस हैं। कम्यूटेटर क्या होता है बेसिकली, कम्यूटेटर इज अ यू कैन से इट अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। मतलब एक रेक्टिफायर तो आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा जिसमें डायोड वगैरह लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। ये वो डायोड वाला नहीं है, लेकिन काम वही करता है। ये बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करता है, बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करता है। कभी कभी हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बट जनरल जो ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए वो यूज करना चाहिए कि ये बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है मैकेनिकली। ठीक है, कैसे काम करता है वो भी अब इसकी वर्किंग होगी थोड़ा सा तब समझाएंगे। दूसरी जो पार्ट इसमें आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला, ये होता है ब्रशेस। ब्रशेस का काम क्या है कि जब अगर मान लीजिए करंट आपकी आ रही है, अब ये जो कम्यूटेटर है ये आर्मेचर के साथ रोटेट करता है। एक चीज जो आर्मेचर के साथ रोटेट कर रही है आप उस पर कनेक्शन नहीं बना सकते, वायर टूट जाएंगे। तो उसमें क्या करते हैं हम कि जब कोई चीज घूम रही है, ये आर्मेचर है, ये कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है आपकी रोटर के साथ में, तो आपने क्या किया, इसके ऊपर ब्रशेस लगा दिए। ये ब्रशेस इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, जस्ट टच करते हैं, ठीक है, और इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं ताकि जब भी ये अगर कोई वाइब्रेशन हो तो ये स्प्रिंग इसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, और ये टूटे ना। तो यहाँ पे जो ब्रशेस लगे होते हैं वो इसके ऊपर लगे होते हैं। अब जब भी यहाँ पे करंट आएगी, इस कम्यूटेटर से आपको करंट मिलेगी, वो करंट इन ब्रशेस के थ्रू होती हुई आउटर सर्किट में जाएगी या आउटर सर्किट से कम्यूटेटर पे जाएगी, दोनों ही काम हो सकते हैं। तो बेसिकली जो ब्रशेस होते हैं, इन ब्रशेस का काम होता है करंट को कलेक्ट करना मोटर से और आउटर सर्किट में सप्लाई करना, या आउटर सर्किट से करंट लेके मोटर को सप्लाई करना। जनरेटर के केस में बाहर देगा, मोटर के केस में लेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें होती हैं, ये काम होता है आपका ब्रशेस का। अब ये जो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है इसको मैंने आगे नोट्स की फॉर्म में डाल दिया है कि मैग्नेटिक फ्रेम क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्रेम हमने बता दिया, ठीक है, कास्ट आयरन का बना होता है, स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका स्प्रेड करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। पोल्स क्या होते हैं, पोल शूज क्या होते हैं, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, सब अभी डिटेल में आपको बताइए। सारे पार्ट आपके वो हैं जो हमारे स्टेटर पार्ट होते हैं, स्टेशनरी पार्ट है जो स्टेटर पे लगे होते हैं। दूसरी टाइप बनता है हमारा रोटर पार्ट, यानी कि जो रोटेटिंग नेचर के पार्ट है, जो पार्ट्स आपके रोटेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आर्मेचर कोर, फिर आर्मेचर वाइंडिंग आएगी, ठीक है, उसके बाद आएगा कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाएं कि कम्यूटेटर क्या काम है, ब्रशेस का क्या काम है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटर क्या होता है और ब्रशेस क्या होते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कम्यूटेटर को आप सीधे सीधे समझिए कि एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। क्योंकि जो नेचुरली हमारी मोटर है या जनरेटर है डीसी वाला, वो नेचुरली अल्टरनेटिंग करंट को ही जनरेट करेगा, अल्टरनेटिंग सप्लाई जनरेट करेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है डीसी में। और जब डीसी में कन्वर्ट करना है तो आपको बीच में कुछ चाहिए अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। तो वो कम्यूटेटर का काम है, ठीक है, शाफ्ट पे माउंटेड होता है। ब्रशेस का काम जस्ट टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर एंड टू सप्लाई इट टू द आउटर सर्किट। तो वो काम किसका है, वो ब्रशेस का काम है। एक और पार्ट होता है बेयरिंग। बेयरिंग का सबको पता है, रोटेशन जो है वो स्मूथ बनाने के लिए, ज़्यादा लॉसेज ना हो, रोटेशनल लॉसेज उसको मिनिमाइज करने के लिए बेयरिंग वगैरह का यूज़ करते हैं।
ठीक। अब ये जो नोट्स आपके मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ये जो सारा आपको डिटेल है, ये मिलेगी कैसे इसको आप देख लीजिए। आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, यहाँ जो 3 डॉट है इस पे जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आपको एक टैब मिलेगा स्टडी मटेरियल। इसके अंदर आपको ये सारे जो भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे नोट्स उसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये सब अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज आपके पे नहीं होगा। ठीक है, सब मटेरियल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, वीडियो भी आपको फ्रीली अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। अब देखिए, जब वर्किंग की बात करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन सेम है बट वर्किंग तो अलग होगी। जनरेटर का काम है जनरेट करना, मोटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को आउटपुट देना। देखिए, दो चीजें हो सकती है, एक जनरेटर और एक मोटर। जनरेटर का काम क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करता है, आउटपुट देती है मैकेनिकल एनर्जी, मूवमेंट आपको आउटपुट पे मिलता है। तो दोनों की वर्किंग में भी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। जब हम जनरेटर की बात करते हैं, ठीक है, तो जनरेटर का प्रिंसिपल क्या कहता है, हमने फील्ड वाइंडिंग लगाई थी, फील्ड वाइंडिंग से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया। जो छोटी मोटर होती है डीसी मोटर, जैसे खिलौनों वगैरह में लगाते हैं, टॉय कार में लगाते हैं, उसमें आप देखना वो मैग्नेट लगी होती है, वो परमानेंट पोल लगा के रखते हैं। लेकिन जो बड़ी मोटर होती है वहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं। तो आप परमानेंट मैग्नेट भी लगा सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगा सकते हो। हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि हमें तो एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमें अपने अरेंजमेंट के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हमने क्या किया कि भैया यहाँ पे लेके 2 मैग्नेट लगाई, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा क्रिएट हुआ, ये हमने 2 मोटर ले ली, सॉरी 2 मैग्नेट ले ली, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से साउथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल रख दी, ये हमने एक कॉइल इसके अंदर रख दी, ये कॉइल हमारी इसके अंदर आ गई। अब चूंकि ये जनरेटर है, जनरेटर में हमें करंट चाहिए, तो आप याद करिए, कोई भी जनरेटर, आपने घर के अंदर जनरेटर देखा है, डीजल इंजन लगा होता है, उससे घुमाते हैं। जो पावर प्लांट होते हैं वहां पे टर्बाइंस लगी होती हैं, उससे आपका जनरेटर घुमाते हैं, तब बिजली बनती है। यानी कि यहां पर आपको कोई प्राइम मूवर चाहिए होता है। प्राइम मूवर का मतलब क्या है, जो जनरेटर को घुमाए इनिशियली, जो जनरेटर को कंटिन्यूअसली घुमाएगा तभी तो करंट बनेगी। तो जनरेटर को घुमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, दैट इज प्राइम मूवर। अब इट कुड बी ए टरबाइन, वो एक टरबाइन भी हो सकती है, डीजल इंजन भी हो सकता है, विंड मिल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दैट प्राइम मूवर कुड बी एनीथिंग। ठीक है, जो उसको या आप हाथ से घुमाने लगे, ठीक है, पकड़ो मोटर को, हाथ से घुमाना शुरू कर दो, तो भी आपकी बिजली बन जाएगी, कम बनेगी पर बनेगी। तो यहां पे आपको प्राइम मूवर चाहिए। इट मींस आपने एक कॉइल ली, ठीक है, उस कॉइल पे आपने ये कम्यूटेटर सेगमेंट लगाया, उसके ऊपर ब्रशेज लगाया, ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट है। ठीक है, सिंबॉलिक है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। उसके ऊपर ये जो लगाया हुआ है ये ब्रशेज है, ये हमारे ब्रशेज हैं। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर, उसके ऊपर ब्रश लगे हुए हैं, आउटर सर्किट हमने क्लोज कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको घुमाना शुरू करेंगे, इसको घुमाना शुरू करेंगे। तो हमें पता है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक कंडक्टर को घुमाएंगे, तो ये कंडक्टर को बार बार जब आप इसको घुमाएंगे, कभी ये नॉर्थ, ये वाला पोर्शन देखिए आप, कभी ये नॉर्थ पे अटैच होगा, फिर साउथ पे जाएगा, फिर नॉर्थ पे जाएगा, फिर साउथ पे जाएगा। यानी कि इस कंडक्टर को एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो जब एक कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, तो क्या होता है, व्हेनेवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बट हमने कंडक्टर को घुमाया, और कंडक्टर को घुमाने से आप सोचिए ना, अभी जब ये इसकी पोजीशन ये है, इसको नॉर्थ पोल मिल रहा है, जब आप इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो इसको साउथ पोल मिलेगा, फिर घुमाएंगे फिर नॉर्थ मिलेगा, फिर घुमाएंगे फिर साउथ मिलेगा। तो जब आप कंडक्टर को घुमा रहे हैं तो बार बार उसको कभी एन कभी एस कभी एन कभी एस ऐसे मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, उसको एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड महसूस हो रहा है। तो जब उसको एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, ये तो फैराडे ने कहा था ना, मैं थोड़ी कह रहा हूं, फैराडे ने कहा था ऐसा, अब कुछ रिसर्च के बाद कहा होगा। तो फैराडे की मानते हैं कि भाई ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होगा कि अगर ये सर्किट क्लोज है तो यहां पर करंट फ्लो करनी शुरू कर जाएगी। अब चूंकि ये नेचुरली आपकी अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करेगा, तो अल्टरनेटिंग करंट तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाली करंट, यानी कि डीसी करंट। तब हमने क्या किया, बीच में एक कम्यूटेटर लगा दिया। अब कम्यूटेटर की क्या कहानी है कि भाई, कम्यूटेटर की कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा
मान लीजिए ये कॉइल है, ठीक है। अब ये हमारा कम्यूटेटर है, ठीक है, ये हमारा इस पे कनेक्टेड है, ये कॉइल हमारी इस पे कनेक्टेड है, ये कॉइल साइड। मान लीजिए ये पार्ट ए है और ये बी है, और स्टार्टिंग में जब ये करंट जनरेट होनी शुरू हुई तो मान लीजिए ए को प्लस मिला और बी को माइनस मिला। कब? जब हमारी नेचुरली क्या जनरेट हो रही थी? एसी। जब हमें एसी मिल रही थी, यानी कि अगर मुझे किसी समय पे ए प्लस मिला तो उसी समय पे बी मुझे कैसा मिलेगा? माइनस मिलेगा। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, ठीक है। तो मेरी करंट की डायरेक्शन क्या हुई? ये हो गई। अब ये इस कॉइल को जब मैं 180 डिग्री घुमाता हूं, 180 डिग्री का मतलब है कि यहां तक लेके आता हूं, 180 डिग्री इसको अगर हम घुमाते हैं, 180 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर अभी पोजीशन ये है तो मैं इसको घुमा के ऐसे कर दूंगा। अब जो ये मेरी पोर्शन ए है, अगर मैं इस छोटी फिंगर को ए मान लूं और इसको बी मान लूं, तो आप देखिए इधर की साइड ए है, जुड़ा हुआ कनेक्शन तो मेरा फिक्स है, इधर की तरफ एक कॉइल साइड है, अभी ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। लेकिन जब मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा तो मेरा ए इधर आ गया और बी इधर आ गया। लेकिन इस हाफ साइकिल में क्या हुआ कि जो पहले पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया और जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। यानी कि मेरी जो नई पोजीशन आई, नई पोजीशन में बी तो इधर आ गया और ए इधर आ गया। नई पोजीशन में बी इस साइड आया और ए इस साइड आया, तो क्या होगा? बी जो कि पहले निगेटिव था और ए जो कि पहले पॉजिटिव था, लेकिन 180 डिग्री के बाद मेरी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी जो है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि मेरी कॉइल भी घूम गई और 180 डिग्री के बाद आप देखिए प्लस माइनस हो गया। तो जो माइनस था वो तो बन जाएगा प्लस और जो प्लस था वो बन जाएगा माइनस, ठीक है, पोलैरिटी चेंज होने से। अब करंट की डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा? ये प्लस है, ये माइनस है, करंट फिर से प्लस से माइनस की तरफ जाएगी और जो मेरा लोड है, लोड के अक्रॉस मुझे वही करंट की डायरेक्शन मिल रही है जो मुझे पहले केस में मिल रही थी। तो इस तरह से ये कम्यूटेटर काम करता है और आपकी बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक रेक्टिफायर का भी काम करता है। तो ये आपकी कम्यूटेटर की वर्किंग है। बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2-2 नंबर में तो कई बार आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर। सिंपल इक्वेशन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि P क्या होता है? नंबर ऑफ पोल्स, फाई फ्लक्स पर पोल, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, स्पीड ऑफ आर्मेचर, ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ डिपेंड करता है आपकी वाइंडिंग कैसी है। देखिए जो डीसी मशीन होती है, इसमें जो वाइंडिंग होती है हमारी आर्मेचर की, वो 2 तरह से की जाती है। एक लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में हमारे जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, सॉरी जो पैरेलल पाथ होते हैं, वो A इक्वल टू P होता है, यानी कि जितने पोल्स होंगे, अगर लैप है तो लैप में हमारे जो पैरेलल पाथ A होता है वो पोल्स के इक्वल होता है, जबकि वेव में जो हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो फिक्स होते हैं 2। तो ये बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लैप के लिए A इक्वल टू P होता है और वेव के लिए A इक्वल टू 2 होता है। तो फ्लक्स कट बाय 1 कंडक्टर, एक कंडक्टर जो है वो फ्लक्स कट कर रहा है तो कितना? अगर 4 पोल है तो 4 को कट करेगा, तो P इंटू 5। 2 है तो 2 को कट करेगा, 6 है तो 6 को कट करेगा। तो एक कंडक्टर से कितना फ्लक्स कट हुआ? P इंटू 5। कितना टाइम लिया उसने एक रिवोल्यूशन में? तो भैया एक रिवोल्यूशन में कितना लिया? 60/n, जो उसकी स्पीड है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड n आरपीएम है तो उसने कितना टाइम लिया? 60/n सेकेंड, ठीक है, इतना टाइम लिया। अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 1 कंडक्टर, एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो कितना होगा? E इक्वल टू होता है 5/t। तो टोटल फ्लक्स कितना था? P5। T कितना था? ये रहा 60/n। तो एक कंडक्टर की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो इतना हुआ P5/t। P5 की वैल्यू रख दी, T की वैल्यू रख दी 60/n। तो ये फॉर्मूला आ गया। ये तो हुआ एक कंडक्टर की वजह से, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो हमारे सीरीज में है वो कितने? ईच पैरेलल पाथ में Z/A, ठीक है, Z/A। तो यहां पे Z/A से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया सारे कंडक्टर के लिए, Z5 इंटू Z5NP/60A, और इसको N/60 को स्मॉल n भी लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला हो गया। मतलब कुल मिला के सिंपल सा फॉर्मूला है
डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था, 4 लाइन का डेरिवेशन है। एक कंडक्टर से फ्लक्स कितना कट हुआ, जितने पोल हैं P5, ठीक। फिर आपने टाइम निकाल दिया 60/n, फिर आपने क्या बोलते हैं इसका ईएमएफ निकाल दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, E = 5/T, 5/T निकाल दिया। फिर कितने कंडक्टर हैं, Z/A, ठीक है, टोटल कंडक्टर डिवाइडेड बाय पैरेलल पाथ, कितने पैरेलल पाथ है, तो Z/A से मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला निकल के आया था Z5NP/60A। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसको हम जनरेटेड ईएमएफ बोलते हैं जब हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम मोटर की बात करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। दोनों का फॉर्मूला सेम है, जनरेटेड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमारा बैक ईएमएफ का है, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस हमारा नहीं है, बैक ईएमएफ का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। अब अगर डीसी मोटर के प्रिंसिपल की बात करें तो डीसी मोटर का काम क्या होता है, मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि ये एज ए इनपुट क्या लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम सप्लाई देंगे, बिजली तार देंगे, बिजली से बोर्ड में लगाएंगे, करंट देंगे तो मोटर घूमेगी। लेकिन वो घूम कैसे रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो कैसे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहां पे हमारा काम आता है फिर से लॉ, कौन सा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ, ठीक है। फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, ये मेरी करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मैंने कंडक्टर को ऐसे पकड़ा हुआ है और ये मेरा फील्ड है, ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन है, तो मेरी करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन मुझे मिल जाएगी कि कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। अब इसको समझते हैं, कैसे समझते हैं, कंस्ट्रक्शन तो सेम थी, कंस्ट्रक्शन क्या सेम थी कि भैया ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर कॉइल रखी हुई है, इसके अंदर ये कॉइल रखी हुई है, बट अब की बार डिफरेंस क्या है, अब की बार इसको करंट मिल रही है, अब की बार इसको करंट मिल रही है, इसको करंट मिल रही है। और हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो है N और S, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर आप देखोगे तो इस पोर्शन के लिए करंट इनकमिंग है, यानी कि ऐसे जा रही है तो मुझे क्रॉस मिलेगा, इधर से करंट आ रही है तो मुझे डॉट मिलेगा, ठीक है। तो एक तरफ से करंट जा रही है, एक तरफ से करंट आ रही है, एक तरफ से जा रही है, एक तरफ से आ रही है, तो क्या होगा कि हमने पढ़ा है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तब उस पर एक फोर्स लगता है, F = BIL। बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छे से पढ़ गए हो 12th में, चैप्टर नंबर आई थिंक चैप्टर नंबर है 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक्स पढ़ी है, तो वहां से हमने ये चीज ली है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, F = BIL। अब जब एक फोर्स लगेगा तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स की वजह से एक टॉर्क डेवलप होगा, ठीक है, फोर्स की वजह से। अब अगर ये करंट की डायरेक्शन, अब इसमें देख रहे हो आप, एक कंडक्टर पे क्रॉस मिल रहा है, एक पे डॉट मिल रहा है, यानी कि एक पे जो फोर्स लगेगा अगर उसकी डायरेक्शन ये है तो दूसरे की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। यानी कि जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क की भी डायरेक्शन यही होगी, एक टॉर्क ऐसे लगाएगा, एक टॉर्क ऐसे लगाएगा, एक उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, एक उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा कि जब किसी मशीन पे टॉर्क लगेगा तो टॉर्क भी कैसे लगेगा, पेयर में लगेगा। टॉर्क कैसे लगेगा, पेयर में लगेगा। तो मान लीजिए कि ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा, तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, और जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो आपका डेवलप होगा और मोटर आपकी घूमने लगेगी, मोटर आपकी घूमने लगेगी। तो यही प्रिंसिपल है हमारा सारा वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। जो सारी बातें मैंने बताई वही आप समझिए, जो N के अंडर में आया उसमें क्रॉस आया, जो S के अंडर में आया उसमें डॉट आया, ठीक। तो यही चीज हमने बताई है कि एक्सटर्नल डीसी सप्लाई आप दे रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो दोनों में फोर्स लगेगा, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स लगने लगा। मैकेनिकल फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो आर्मेचर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी, ड्राइविंग टॉर्क बनाएंगे वो रोटेट करने लगेगी, ठीक है। तो सब यही चीज बातें हैं, जो जितनी बातें बताई हैं वही सब हमने लिखी हैं, ठीक है। कम्यूटेटर का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, जो कम्यूटेटर का फंक्शन है। तो ये हो गई हमारी वर्किंग। आगे बढ़ते हैं, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, 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 ये
चलो कोई नहीं, इसको हम अलग से देख लेंगे। ठीक है, टॉर्क इक्वेशन ऑफ मोटर की बात करते हैं। टॉर्क इक्वेशन ऑफ मोटर, जो मोटर में टॉर्क लगेगा उसकी इक्वेशन। ठीक है, तो टॉर्क इक्वेशन के लिए क्या होगा भैया, आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए कि ये आपकी एक आर्मेचर है, ये कंडक्टर है, इसमें ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, एफ, तो ये आपका कंडक्टर है, ये रेडियस आर है। खैर इससे हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न भी नहीं है, हम टॉर्क निकालना चाहते हैं तो टॉर्क के लिए हम दो चीज़ें निकालेंगे। क्या, टॉर्क के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, पावर, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड और इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, ये हमारी इक्वल होंगी। अब देखिए मैकेनिकल पावर कितनी होगी, बहुत पहले से पढ़ा है, टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पावर कितनी हो जाएगी, ई बी इंटू आई ए। ई बी इंटू, ई बी क्या है, बैक ईएमएफ, और आई ए क्या है, हमारी आर्मेचर करंट। तो वोल्टेज इंटू करंट इज हमारी इलेक्ट्रिकल पावर, और मैकेनिकल पावर क्या होगी, टॉर्क इंटू ओमेगा। कितना टॉर्क लग रहा है, कितनी एंगुलर स्पीड से हमारा काम कर रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई बी इंटू आई ए अपॉन ओमेगा। ठीक है जी, तो ये आ गया। और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन अपॉन 60। ये पढ़ा हुआ है पहले से ही हमारा, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 पाई एन अपॉन 60, ये हमारा गिवन है। तो कितना हो जाएगा, ई बी की वैल्यू रख देते हैं, ई बी इक्वल टू होगा जेड फाई एन पी अपॉन 60 ए इंटू आई ए इंटू 60 अपॉन 2 पाई एन। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। ठीक है जी, और क्या बचा, बस यही बचा। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा z फाई पी आई ए अपॉन 2 पाई ए। बस ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास टॉर्क का। ठीक है जी, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, डेरिवेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। अब देखिए पिछली बार भी क्वेश्चन आया था इसमें, और 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, उसने टाइप्स ऑफ डीसी मशीन पूछ लिया। इतना ही बताना है बस। अगर आपसे टाइप्स ऑफ डीसी मशीन पूछ रहा है तो आप क्या बताओगे, उसको डिफाइन थोड़ी करना है। आप उसको बताओगे कि साहब 2 तरह की मशीन होती है, एक सेपरेटली एक्साइटेड होती है, एक सेल्फ एक्साइटेड होती है। सेल्फ एक्साइटेड में 2 तरह की होती है, सीरीज और शंट, और जब दोनों को मिला दे तो वो कंपाउंड कहलाती है। कंपाउंड में भी 2 तरह की होती है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। बस इतना बताना है। और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन से। ठीक है, सबको सॉल्यूशन हमने अच्छे से बना के दिया हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां पे केवल इतना डिफाइन करना है। आपको बहुत अच्छे से लिखना है, बहुत ज्यादा बताना है, तो छोटा छोटा सिंबल डायग्राम बना दो। ठीक है, कैसे बनाना है वो भी बताएंगे। ठीक, सबसे पहले आती है सेपरेटली एक्साइटेड फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, जिसमें सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या है, देखो एक्साइटेड का मतलब ये, हम मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए किसको सप्लाई देते हैं, फील्ड वाइंडिंग को। अगर हम फील्ड वाइंडिंग को बाहर से सप्लाई दे रहे हैं, सेपरेटली एक्साइट कर रहे हैं, बाहर से कुछ सप्लाई देके उसको एक्साइट कर रहे हैं, तब वो उसको क्या कहते हैं हम, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर या जनरेटर। ठीक है, अब मान लीजिए कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हमारे पास है, ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हमारे पास गिवन है। तो अब हमारे इसके साथ में रिलेशन क्या होंगे, सेल्फ एक्साइटेड में सेल्फ से एक्साइट होती है, उसमें जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ हो जाता है। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है इसको आपने बाहर से सप्लाई दी हुई है, ये डीसी सप्लाई एक्सटर्नल है। ये डीसी सप्लाई कैसी है, एक्सटर्नल है, जो आप सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इसको एज ए मोटर ही लें, अगर इसको एज ए मोटर ही लें तो मोटर में क्या होगा, हम करंट देंगे ना। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, आई एम सॉरी बट मोटर में यहाँ पे ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये गलत है, इसको हम हटा देते हैं। यहां से हम सप्लाई देंगे, ठीक है, यहां से हम सप्लाई देंगे। ठीक है, ये सब की जरूरत नहीं है, आप केवल इसमें इतना टर्मिनल बनाइए। बाय मिस्टेक ये इतना डायग्राम बन गया, केवल ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, यहां से हमारी करंट जाएगी IL, और देखिए जो IL होगी वही तो आर्मेचर में जाएगी।
वही करंट आर्मेचर में जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ मोटर IL इक्वल टू IA, जो करंट मेरी लोड से टर्मिनल से जा रही है IL, इसको मैं बोल रहा हूं, वही करंट तो आर्मेचर में जा रही है, तो IL विल बी इक्वल टू IA। अब अगर ये मोटर है तो मैंने इसको टर्मिनल पे वोल्टेज दिया होगा, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज VT हो गया। अब टर्मिनल से आर्मेचर तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा भाई, कोई चीज कहीं से चली, रास्ते में कुछ ना कुछ तो लॉसेस हो रहे होंगे ना। अब रास्ते में क्या क्या मिला, जब यहां से चला तो कुछ नहीं मिला। सबसे पहले तो ये ब्रश मिल गए, ये निक्के निक्के 2 ब्रश है, तो ये ब्रश में ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि VT में से ब्रश का ड्रॉप माइनस हो जाएगा। ठीक, ब्रश का ड्रॉप माइनस हुआ, उसके बाद ये आर्मेचर जो है ना, इसका भी अपना रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस का भी ड्रॉप हो जाएगा, तो माइनस IA इंटू RA। अब जो बचा वो मुझे मिलेगा EB, बैक EMF, तो EB इक्वल टू हो जाएगा, या VT माइनस ये रिलेशन मेरा बन जाएगा, EB इक्वल टू VT माइनस IA RA माइनस ब्रश ड्रॉप। ठीक है, ये रिलेशन देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। और अगर मैं इसी की बात करूं एज ए जनरेटर, ठीक है, जनरेटर की तरह अगर हम बात करें तो जनरेटर में क्या होगा बच्चों कि ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये हमारी आर्मेचर हो गई, ठीक है, और यहां से करंट अब निकलेगी IA, और ये हो जाएगा EG, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा RA, और जो टर्मिनल पे जो लोड लगेगा उसके अक्रॉस मुझे मिलेगा VT। ठीक है, तो क्या होगा कि अगेन IA इक्वल टू IL, बट अब EMF मेरा यहां जनरेट होगा। अब EMF कहां जनरेट होगा, आर्मेचर पे, क्योंकि जनरेटर है ना, तो रूट क्या है, रूट तो जनरेटर है, तो जनरेट कहां करेगा, आर्मेचर में करेगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, EG को जनरेट किया। अब जो सोर्स था, पहले VT सोर्स था, तो VT में से हमने लेना शुरू किया, अब की बार EG है तो EG ले लेते, जो EMF है, तो EG हमने जनरेट किया। अब EG से निकला, ठीक है, सबसे पहला क्या ड्रॉप हो गया, आर्मेचर में ही हो गया, यानी कि EG माइनस IA RA। उसके बाद आगे चले तो ब्रश दिखाई देंगे, ब्रश में ड्रॉप हुआ माइनस ब्रश ड्रॉप, ठीक है। अब जो बचा वो जाके आगे मुझे लोड को मिलेगा, यानी कि वो मेरा VT होगा। तो EG इक्वल टू कितना हो गया, EG इक्वल टू हो गया VT प्लस IA RA प्लस ब्रश ड्रॉप। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेपरेटली एक्साइटेड। इसी तरह से हम अपने सारी मोटर के लिए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल है, अब इसको देखिए, ये क्या है हमारा, ये क्योंकि इसका फील्ड जो है, ध्यान से देखें अगर हम, तो ये आर्मेचर के पैरेलल में, तो ये शंट मोटर है, ये हमारी क्या है, शंट मशीन है, DC। अब अगर मैं इसको जनरेटर की तरह वर्क करा लूं, अब चूंकि देखिए पता कैसे चलेगा कि ये जनरेटर के मोटर है, आप करंट को देखिए आर्मेचर में, अगर आर्मेचर में करंट आ रही है बाहर से तो इसका मतलब वो मोटर है, और अगर आर्मेचर से करंट निकल रही है तो वो जनरेटर है, अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भैया आर्मेचर में जो करंट है वो ऐसे ऐसे जा रही है, ये हमारी आई है, ठीक है, ये ISH है, ऐसे है, ठीक है। तो ये मोटर है। तो मान लीजिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए पहले मोटर का केस डिस्कस कर लेता हूं। अगर मोटर की बात करते हैं तो एज ए मोटर हमें दिख रहा है कि IL जो है वो IA और ISH में डिवाइड हो रही है, तो हम लिख सकते हैं IL इक्वल टू IA प्लस ISH, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है V कितना होगा, टर्मिनल से चला VT, आर्मेचर तक पहुंचते पहुंचते इसमें IA RA ड्रॉप हुआ, ठीक है, फिर इसमें ब्रश का ड्रॉप हुआ, फिर जो बचा वो मेरा हुआ EB। आ गई इक्वेशन, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। और अगर इसको ऐसे जनरेटर ले लें, जनरेटर लेंगे तो क्या होगा, जनरेटर लेने से क्या होगा कि भैया ये तो फील्ड हुआ, ठीक है, ये मोटर हुई, अब ये EG होगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस RA है, यहां पर IA, ये ISH, ये IL, ये लोड हो जाएगी, यानी कि यहां पर भी मेरा रिलेशन क्या होगा, IA इक्वल टू हो जाएगा IL प्लस ISH, यहां से करंट दोनों ऐड हो जाएंगी। दूसरा, जब ये जनरेटेड EMF है तो EG माइनस पहले ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में,
फिर ड्रॉप होगा ब्रश में, और जो बचेगा फिर वो जाके मुझे मिलेगा टर्मिनल पे, यानी कि यहां पे। तो VT इक्वल टू कितना हुआ, VT प्लस IARA प्लस ब्रश ड्रॉप इक्वल टू हो जाएगा मेरा EG। तो देखिए सेम फॉर्मूला आ गया जो सेपरेटली एक्साइटेड में आया था। ठीक है, तो आसान है, आराम से कर सकते हो। एज ए मोटर भी करा रहा हूं, एज ए जनरेटर भी करा रहा हूं। आपसे जो पूछा जाए एग्जाम में जब आएगा, अगर आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर, तो केवल फिर आप ये वाले डेरिवेशन करेंगे। अगर पूछता है एज ए मोटर बताइए, तो फिर आप ये वाला बताएंगे केवल। मतलब आपको दोनों करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां दोनों में इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जनरेटर भी आ सकता है, मोटर भी आ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीरीज फील्ड में देखिए, सीरीज में क्या होगा कि वाइंडिंग हमारी सीरीज में है। अब करंट ये IA, ठीक है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो IA है वही मेरा IL है और वही मेरा फील्ड करंट भी है। तो ये अभी फिलहाल हम मोटर की बात कर रहे हैं, वही हमारा फील्ड करंट भी है। ठीक, तो अब इस केस में देखिए, पहले मुझे VT मिला, VT में से IA इंटू RSH ड्रॉप हुआ, क्योंकि अब की बार तो हमारा ड्रॉप फील्ड में भी होगा, अब की बार ड्रॉप हमारा फील्ड में भी होगा। उसके बाद ड्रॉप मेरा ब्रश में भी होगा और आर्मेचर में भी होगा, यानी कि माइनस IARA माइनस ब्रश ड्रॉप, तब जाके मुझे मिलेगा EB। ठीक है, तो EB इक्वल टू हो गया VT माइनस IARA प्लस RSH प्लस ब्रश ड्रॉप। ब्रश ड्रॉप इसलिए बता रहा हूं बार बार क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे न्यूमेरिकल जहां पे आपको ब्रश ड्रॉप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्रश ड्रॉप हो गया। अब इसी में एज ए जनरेटर भी अगर हम कर ले, तो जनरेटर में क्या होगा भैया, सारी चीजें बराबर होंगी, IA बराबर IL बराबर ISH, बट जनरेट क्या होगा EG। अब EG में सबसे पहले ड्रॉप किसका हुआ, IARA, फिर किसका हुआ, ब्रश का ड्रॉप, फिर किसका हुआ, ब्रश के बाद फील्ड का ड्रॉप, यानी कि IARS, और फिर जो मुझे मिला वो मिला टर्मिनल वोल्टेज। तो EG इक्वल टू कितना हो गया, VT प्लस IARA प्लस RSH की जगह इसको SE लिख लीजिए क्योंकि ये सीरीज फील्ड है, तो करंट भी सीरीज ही लिखिए। ठीक है, RSE और प्लस ब्रश ड्रॉप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके लिए, सीरीज मोटर के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, शंट मशीन की बात करते हैं। अब शंट में दो तरह की होती है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट मतलब होता है कि दो फील्ड वाइंडिंग होगी कंपाउंड में, दो फील्ड वाइंडिंग होगी। कंपाउंड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू, यानी कि सीरीज वाइंडिंग भी होगी और पैरेलल वाइंडिंग भी होगी। अब उनके कनेक्ट करने के पैटर्न से दो चीजें बन जाती हैं कि मान लीजिए कि आर्मेचर के साथ सीरीज वाइंडिंग लगाया और इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ में अगर हमने पैरेलल में एक शंट वाइंडिंग लगाई तो ये कहलाएगा लॉन्ग शंट, क्योंकि शंट हमारा लॉन्ग हो गया, लंबा पाथ पड़ रहा है। ठीक है, वाइंडिंग को भी कवर कर रहा है सीरीज वाली और आर्मेचर को भी कवर कर रहा है। ठीक, तो ये हो गई हमारी लॉन्ग शंट। अब लॉन्ग शंट के केस में क्या होगा, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये क्या है, जनरेटर है, तो IA, फिर ये इधर IL, इधर करंट हो जाएगी ISE, इधर करंट हो जाएगी ISH। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जनरेटर की बात अगर कर रहे हैं, जनरेटर का बता रहा हूं, मोटर का अब आप अपने से करेंगे। IA इक्वल टू ISE इक्वल टू IL प्लस ISH। ये तो बात हो गई करंट की डेफिनेशन। बात करते हैं VT की, तो जनरेट हुआ EG। अब देखिए EG में से क्या ड्रॉप होगा, EG में से सबसे पहले आपका ड्रॉप होगा आर्मेचर का रेजिस्टेंस, तो IARA, फिर होगा फील्ड का रेजिस्टेंस यानी कि माइनस IARSE सीरीज फील्ड का। ठीक है, फिर उसके बाद आगे गए कुछ नहीं, डायरेक्ट हमें VT मिल जाएगा। अच्छा, ब्रश का ड्रॉप भी तो माइनस होगा, ब्रश का ड्रॉप इक्वल टू VT, तो EG इक्वल टू हो जाएगा IARA प्लस RSE, ठीक है, प्लस ब्रश ड्रॉप, और अच्छा VT भी लिखना था, प्लस VT। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका जनरेटर के लिए। मोटर के लिए आप खुद से ड्राइव करिए।
अब शॉर्ट शंट की बात करते हैं। शॉर्ट शंट में देख रहे हो क्या है, केवल आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग लगा दी, सीरीज वाइंडिंग ऊपर लगी हुई है। अब यहां पर अगर हम देखें तो IA होगी, इधर ISH, इधर ISE। तो अगेन अब की बार करंट कितनी होगी, IA इक्वल टू ISE प्लस ISH। ठीक है, सीरीज करंट और फील्ड करंट दोनों का सम। अब यहां से अगर हम निकालें तो EG इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो EG माइनस IARA माइनस ब्रश ड्रॉप। ठीक, आगे चलते हैं, यहां से आगे चले, ब्रश ड्रॉप भी हो गया, ऊपर गए तो फील्ड वाइंडिंग मिली सीरीज वाली, तो माइनस ISE और इंटू RSE। ठीक है, आगे चले तो VT इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू VT, यानी कि EG इक्वल टू हो जाएगा VT प्लस IARA प्लस ISE इंटू RSE प्लस ब्रश ड्रॉप इक्वल टू EG। ठीक है जी, तो ये हमारा शॉर्ट शंट के लिए हो गया। इस तरह से आप सारे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले, इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके आने, यही फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल में आपको यूज करने। तो फॉर्मूले क्या है, बेसिकली इक्वेशंस है। अगर आपको डायग्राम समझ में आता है, आपको थोड़ा भी KVL KCL का ज्ञान है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कंपाउंड में हम दो कैटेगरी और बना सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड क्या है, कम्युलेटिव कंपाउंड क्या है। तो देखो नाम से पता चल रहा है, डिफरेंशियल कंपाउंड का मतलब है 2 वाइंडिंग है। वाइंडिंग कितनी है कंपाउंड में, 2 है। अब उन 2 का रेस्पॉन्स या तो ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो ऐड हो रहा है, दोनों की वजह से जो फील्ड बन रहा है, अगर वो फील्ड कंबाइन होके ऐड होके स्ट्रांग हो रहा है तो वो कम्युलेटिव है। अगर दोनों का फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे को वीक कर रहा है तो वो क्या है, डिफरेंशियल है। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसका जो फील्ड है phi SH वो ऊपर की तरफ है और दूसरी वाइंडिंग का फील्ड नीचे की तरफ है ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये दोनों एक दूसरे को वीक कर रहे हैं, तो ये हो गए डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, जो पहली वाइंडिंग है उसका फील्ड भी नीचे की तरफ है और दूसरी वाइंडिंग का फील्ड भी नीचे की तरफ है। तो यहां पर दोनों के फील्ड कैसे हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड। तो कम्युलेटिव में बोथ फील्ड ऐड होते हैं और डिफरेंशियल कंपाउंड में जो बोथ फील्ड होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे का अपोज करते हैं, इसलिए वो डिफरेंशियल कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। हमें पता है कि टॉर्क इक्वल टू phi इंटू IA होता है। अगर हम बात कर रहे हैं शंट मोटर की, अब शंट मोटर में आप देखिए कि शंट मोटर में क्या होता है कि ये मोटर है, ठीक है, ये फील्ड है, ठीक है, और ये मोटर है हमारी। ठीक है, तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो फील्ड करंट एक तरह से हमारी कांस्टेंट है, फील्ड करंट जो है हमारी कांस्टेंट है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फील्ड का फ्लक्स है फाई वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, उसका आर्मेचर करंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, फाई से कोई मतलब नहीं है। जब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA तो कैरेक्टरिस्टिक कैसी आ जाएगी, एकदम लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। बात करते हैं n की, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई, EB अपॉन फाई। अब E इक्वल टू हो जाएगा कितना, V माइनस IARA, V माइनस IARA, यानी कि जो स्पीड होगी हमारी वो हमारी करंट के साथ डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज करेगी तो हम उसको थोड़ा सा ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। और सेम कैरेक्टरिस्टिक बनती है हमारी स्पीड वर्सेस टॉर्क की, क्योंकि जो हमारा स्पीड का करंट के साथ रिलेशन है वही टॉर्क के साथ रिलेशन होगा। अगर करंट कम होगी तो टॉर्क भी कम होगा। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक आएगी बिल्कुल हमारी स्पीड की और टॉर्क की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज मोटर के साथ में चलते हैं। सीरीज मोटर में क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीरीज मोटर में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है। यानी कि अगर आर्मेचर करंट पे कोई इफेक्ट आएगा तो हमारे फ्लक्स फाई पे भी इफेक्ट आएगा, फील्ड की करंट भी चेंज होगी उसी प्रोपोर्शनल में। यानी कि जो फील्ड का फ्लक्स है वो आर्मेचर करंट पे टोटली डिपेंड कर रहा है। आर्मेचर करंट ही तो इसमें जा रही है, तो आर्मेचर करंट फील्ड करंट एक ही है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट एक ही है। यानी कि यहां पे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, तो IA इंटू IA यानी कि IA स्क्वायर।
जब IA स्क्वायर हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक आएगी हमारी ये पैराबोलिक शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक आएगी। अब इसी तरह से N इक्वल टू हो जाएगा EB अपॉन 5, N इक्वल टू हो जाएगा V माइनस IA RA अपॉन 5, या जो हमारी करंट हो जाएगी 1 अपॉन IA के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 भी हमारा आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसी आएगी हमारी? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, डिकेइंग। अब स्पीड वर्सेस टॉर्क, अगर आप यहां से इन दोनों रिलेशन को निकालें तो स्पीड जो आएगी 1/√T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि यहां भी जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी टॉर्क के साथ वो अब आपकी एक्सपोनेंशियली डिके आएगी। इसको आप पढ़ के जाना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार इसमें से भी। ठीक है, ज्यादा इसमें हम टाइम लगाने वाली कोई चीज नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड, इसमें भी वही तीनों कैरेक्टरिस्टिक है, टॉर्क वर्सेस IA। अब ये हमने देखा था कि जो शंट मोटर है उसके लिए तो सीधी सीधी आ रही है, और जो हमारी सीरीज मोटर थी उसके लिए हमारी पैराबोलिक शेप में आ रही है। कम्युलेटिव है तो दोनों का फील्ड ऐड हो जाएगा तो ये बीच में आएगी। डिफरेंशियल है तो दोनों का डिफरेंस होकर ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगी। ठीक है, सिमिलरली जब हम स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट निकालते हैं तो उसमें हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है, शंट के लिए हमारी ड्रूपिंग आई थी जबकि सीरीज के लिए ऐसे आ रही थी, तो कम्युलेटिव जो आएगी ना वो बीच में आपको बनानी है। ये समझने का तरीका है बस। कम्युलेटिव जो आएगी वो हमेशा बीच में आएगी। डिफरेंशियल क्या होगी? आपकी डिफरेंशियल दिखाई देगी इधर अलग जाती हुई। ठीक है, तो ये इससे बाहर निकलेगी। इसी तरह से आपकी स्पीड वर्सेस टॉर्क, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम आती है लगभग लगभग। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर। एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस मैंने आपको नोट्स में डाल दी हैं, आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर आएगा। 2 नंबर में आपसे ये जरूर पूछेगा, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर। ठीक है, डीसी कंपाउंड मोटर, किस मोटर की क्या एप्लीकेशन है। तो आप जब लिखें ना तो सबसे पहले जब भी आप एप्लीकेशन लिखें तो ये वाली लाइन जरूर लिखें कि जैसे शंट मोटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम कह रहे हैं कि डीसी शंट मोटर है तो आप कहेंगे कि भैया इसकी जो स्पीड होती है लगभग लगभग कांस्टेंट होती है और इसका मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। लेकिन जो सीरीज मोटर है इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। नो लोड कंडीशन पे इसको हम कभी नहीं चलाते हैं, नो लोड पे इसको नहीं चलाते हैं, हमेशा इसको लोड पे रख के चलाते हैं, क्योंकि अगर नो लोड पे चलाते हैं तो ये बहुत तेज स्पीड के साथ रन करती है। वो डिस्कस करेंगे जब दो अलग मार्क्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वेरिएबल स्पीड इसमें अचीव कर सकते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड में भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है और नो लोड कंडीशन इसमें अलाउड होती है, मतलब सीरीज मोटर की तरह नहीं है कि नो लोड पे नहीं चला सकते। तो ये चीज आप जब डिफाइन करेंगे उसके बाद ये एग्जांपल दें तब आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप जरूर याद कर लें। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले वीडियोस में कराए हुए हैं, कुछ न्यूमेरिकल ये भी कुछ अलग, ये कुछ अलग न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा उनसे कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, बट क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी से मिलते जुलते ही आते हैं। क्या कह रहा है कि एक 4 पोल यानी कि आपके पास P इक्वल टू कितना है 4, लैप वाउंड यानी कि लैप वाउंड के लिए A इक्वल टू कितना होता है P, है ना, और P कितना है 4 यानी कि A इक्वल टू आ गया 4। कंडक्टर कितने हैं, Z इक्वल टू 540 आर्मेचर कंडक्टर। इस स्पीड फाउंड टू बी 1000 आरपीएम यानी कि N इक्वल टू कितना है 1000 आरपीएम। When it is made to run light, लाइट का मतलब है कि लगभग नो लोड पे काम कर रही है। लाइट का मतलब क्या है कि ये लगभग नो लोड पे काम कर रही है। द फ्लक्स पर पोल इज यानी कि फाई इक्वल टू हो जाएगा 25 मिली वेबर। इट इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई यानी कि VT इक्वल टू 230 वोल्ट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस RA आपको गिवन है 0.8। अब पूछ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ मोटर है EB इक्वल टू हो जाएगा Z phi NP अपॉन 60A। ठीक है, Z की वैल्यू रख दी 540, phi की वैल्यू रख दी 25 इंटू 10 टू द पावर -3, N की वैल्यू रख दी 1000, P की वैल्यू रख दी 4 अपॉन 60 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर 225 वोल्ट। ठीक है जी, और इसके बाद क्या पूछ रहा है, आर्मेचर करंट IA। ठीक है, तो IA के लिए हम क्या करें, फॉर्मूला लगा दें, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, EB वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या कि यहां से अगर हमें निकालना है
तो वी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी टी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई बी प्लस आई ए आर ए, अभी हमने निकाला था ना, ई बी प्लस आई ए आर ए। तो आई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी टी माइनस ई बी अपॉन आर ए। तो वी टी की वैल्यू है 230, ई बी की वैल्यू हमने निकाली 225 अपॉन आर ए की वैल्यू है 0.8। तो कितना आ जाएगा टोटल 5 अपॉन 0.8। तो 5 अपॉन 0.8 का मतलब है लगभग 6.25 एम्पियर। तो आई ए निकल गया। स्ट्रे लॉसेस, लॉसेस क्या होंगे, पावर, ठीक है। तो लॉसेस कितना हो जाएगा, ई बी इंटू आई ए। ई बी कितना आया था 225 इंटू आई ए कितना आया 6.25, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा और आंसर आएगा लगभग 1406.25। ठीक है जी। इसके बाद लॉस टॉर्क आपसे पूछ रहा है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा आपका ई बी इंटू आई ए अपॉन ओमेगा। ठीक है, यही फॉर्मूला तो डिराइव किया था। ई बी इंटू आई ए कितना है 1406 इंटू 0.25 अपॉन ओमेगा निकाल दीजिए, 2 पाई एन अपॉन 60, 2 पाई एन अपॉन 60। एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2 पाई एन कितना है 1000 अपॉन 60। इसको सॉल्व कर लेंगे तो टॉर्क भी हमें मिल जाएगा और टॉर्क आ रहा है लगभग 13.42। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपका आते हैं फॉर्मूला। एक क्वेश्चन जो आपका जनरली पूछे जाते हैं उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरह का लगता है, एक क्वेश्चन जो आता है उसमें इस तरह का फॉर्मूला लगता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर रनिंग एट 1200 आरपीएम, एन इक्वल टू दे दिया 1200। ठीक है, सप्लाई इज ए लोड ऑफ 60 किलोवाट एट 250 वोल्ट। डीसी शंट जनरेटर है, जनरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सप्लाई इज ए लोड ऑफ, यानी कि पी आउटपुट कितना है 60 किलोवाट एट 250 वोल्ट, यानी कि वी टी इक्वल टू कितना है 250 वोल्ट। और फाइंड द स्पीड एट विच इट रन एज ए शंट जन मोटर व्हेन टेकिंग 60 किलोवाट फ्रॉम 250 वोल्ट सप्लाई। अब अगर इसको एज ए शंट मोटर रन कराएं सेम लोड पे सेम सप्लाई के साथ, तो इसकी स्पीड क्या होगी वो आपको बताना है। आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है आर ए इक्वल टू 0.1 ओम एंड आर एफ इक्वल टू 50 ओम। ठीक है जी, ब्रश ड्रॉप हमें नेग्लेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको मान ले कि ये अगर जनरेटर है तो जनरेटर क्या है, लो जी जनरेटर बना दिया। शंट है तो शंट फील्ड बना दिया। जनरेटर है आई ए, आई एस, आई एल, आर ए, ई जी। ठीक है जी, तो ये सब चीजें हो गई। अब इसमें हम निकाल सकते हैं कि हमारी जो लोड करंट है, अब चूंकि यहां पर वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट और 60 किलोवाट, तो हमारी आई एल कितनी हो जाएगी, आई एल इक्वल टू हो जाएगी 60 अपॉन 250 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा आपका 240 एम्पियर। तो ये जो करंट आई है हमारी 240 एम्पियर आ गई। हमसे पूछा क्या था कि भाई इसमें आप कंपैरिजन कर लें कि कितनी स्पीड होगी, तो उसके लिए पहले हमें ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो आई ए आपको चाहिए, तो आई ए कितना हो जाएगा, आई ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आई ए अगर हमें निकालना है, आई ए से पहले हमें निकालना पड़ेगा आई एस, बिकॉज आई ए इक्वल टू होगा आई एस प्लस आई एल, और आई एस इक्वल टू हो जाएगा ये वाला वोल्टेज हो जाएगा हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस है आर एफ, तो वोल्टेज है इसके अक्रॉस 250, यानी कि वी बाई आर 250 अपॉन 50, यानी कि ये आ जाएगी 5 एम्पियर। तो आई ए इक्वल टू हो जाएगी 240 प्लस 5 इक्वल टू 245 एम्पियर। तो आई ए आपको निकल गया। अब ई जी निकल जाएगा, ई जी कितना निकल जाएगा, ई जी इक्वल टू हो जाएगा आपका वी टी प्लस आई ए आर ए।
VT कितना है 250 और प्लस IA कितना है 245 इंटू RA कितना है 0.1, तो ये आ जाएगा लगभग 274.50 वोल्ट। इतना इजी आ गया आपके पास। अब इसी तरह से बिल्कुल आप क्या कर लें, मोटर के लिए निकाल लें। तो मोटर के लिए क्या हो जाएगा, अगर आप मोटर के लिए निकालते हैं तो IL निकाल लेंगे पहले। अब IL कितना हो जाएगा 250, सॉरी पावर तो सेम है ना, तो 60 इंटू 10⁻³ अपॉन 250 इक्वल टू आ जाएगी 240 एम्पियर। ठीक, और IL निकल गया। IA अगर आप निकालेंगे तो देखिए वहां पे क्या डिफरेंस आएगा कि यहां पर जो आपकी करंट होगी ना वो यहां से आ रही होगी, इधर IA होगी और इधर फील्ड में जा रही होगी IS, यानी कि IL इक्वल टू हो जाएगा IA प्लस IS, या IA इक्वल टू हो जाएगा IL माइनस IS। तो IS निकाल लेते हैं। IS इक्वल टू हो जाएगी V/R, V कितना था 250 अपॉन 50, तो इक्वल टू हो गया 5 एम्पियर। ठीक है, तो IA इक्वल टू कितना हो जाएगा IL माइनस IS, यानी कि 240 माइनस 5 इक्वल टू 235 एम्पियर। ठीक है, अब जो हमारा रिलेशन आएगा EB इक्वल टू हो जाएगा VT माइनस IA/RA। ठीक है, VT कितना था 250 माइनस IA कितना आया हमारे पास 235 इंटू 0.1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये EB इक्वल टू आ जाएगा लगभग 226.5 वोल्ट। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब ठीक है, इतना आने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्पीड है N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन 5, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है E के। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं, यानी कि अगर मैं कहूं कि NG अपॉन NM इक्वल टू हो जाएगा EG अपॉन EB, तो EG कितना है मेरे पास 274.5 अपॉन वो कितना है 226.5, और NG हमें एक स्पीड भी दी हुई है जनरेटर की कितनी 1200, यानी कि ये तो NM इक्वल टू कितना हो जाएगा, NM इक्वल टू हो जाएगा NG यानी कि 1200 इंटू 226.5 अपॉन 274.5 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी लगभग 990.1। इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये टिपिकल क्वेश्चन है, इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुमने थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल लिए हैं, सिंपल क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक 4 पोल DC मोटर है, 220 वोल्ट पे काम कर रही है और एट नो लोड, और फिर कह रहा है कि वो लोड पे काम कर रही है। दोनों चीजें आ रही हैं, नो लोड पे भी है, लोड पे भी है, यानी कि हमारे पास क्या है P इक्वल टू 4 है। ठीक, VT इक्वल टू 220 वोल्ट है और लाइन करंट है IL। अब देखिए IL नो लोड पे, यानी कि नो लोड के लिए मैं नॉट लगा लेता हूं, IL नॉट इक्वल टू 3 एम्पियर वाइल रनिंग एट 1500 RPM, यानी कि N नॉट इक्वल टू 1500 RPM है। और डिटरमाइन द स्पीड व्हेन मोटर टेक ए लाइन करंट ऑफ 50 एम्पियर, यानी कि कोई नई करंट इसमें IL इसमें ले ली, तो IL इक्वल टू 50 एम्पियर। ठीक है, और इस पे स्पीड पूछ रहा है, यानी कि N पूछ रहा है, यहां पर N आपसे पूछ रहा है। एज्यूम आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड फील्ड रेजिस्टेंस एज 0.2 ओम एंड RA इक्वल टू 0.2 एंड RF इक्वल टू 400 ओम। ठीक है जी, ये दे दिया आपको। तो नो लोड पे आपको पूछ रहा है स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला वही है जो अभी हमने लगाया था कि स्पीड का रेशियो इक्वल टू EMF का रेशियो। तो EMF निकाल लेते हैं बस, एट नो लोड निकाल दीजिए, एट नो लोड।
नो लोड पे अगर आपने आर्मेचर करंट निकालनी है तो आई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा आई एल नॉट। अभी हमारी है शंट मोटर, शंट मोटर का मतलब है कि आई एल नॉट माइनस आई एस एच, ठीक है। आई एल गई इधर गई इधर गई, ठीक है। तो आई एल इक्वल टू, हाँ सही है। तो आई एल नॉट कितनी है 3 और आई एस एच कितना हो जाएगा, चूंकि मोटर है और टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है वीटी और फील्ड कितना है हमारा आर एफ, यानी कि 220 अपॉन 400 वी अपॉन आर, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 220 अपॉन आर कितना आ जाएगा, 2.45 और ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई बी नॉट इक्वल टू, ई बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा वी टी माइनस आई ए नॉट आर ए। वी टी कितना है 220 माइनस आई ए नॉट कितना है 2.45 इंटू 0.2, तो ये इक्वल टू आ जाएगी ई बी नॉट इक्वल टू 210.11, ठीक है। अब इसी तरह से एट लोड निकाल लीजिए। एट लोड आई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एल माइनस आई एस एच। आई एल कितनी है हमारी 50 और आई एस एच कितनी आई थी ये 0.55, यानी कि ये हो जाएगी 49.45 एम्पियर, ठीक। और ई बी नॉट कितना आ जाएगा, ई बी आ जाएगा वी टी माइनस आई ए आर ए। वी टी कितना है 220 माइनस आई ए कितना आया 49.45 इंटू 0.2, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 210.11 और ये आ जाएगा ऊपर वाला 209.51 वोल्ट, ठीक है। अभी हमने रिलेशन निकाला था क्या कि भाई इसके केस में यानी कि एन नॉट स्पीड हमें एन नॉट पे दी हुई है, यानी कि एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन ई नॉट। तो ई बी कितना है, ई बी है हमारे पास 210.11 अपॉन 219.51, तो एन इक्वल टू हो जाएगा इंटू एन नॉट की वैल्यू हमारे पास थी 1500, इसको सॉल्व कर लीजिए तो एन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है हमारी एन की वैल्यू 1435 इंटू, ठीक है। तो ये आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल है, अलग अलग तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है। नो लोड का भी ये न्यूमेरिकल हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इससे आपके कई चीजें क्लियरिटी आएगी कि नो लोड का अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फॉर्मूले देखिए अगर आप ध्यान से, तो फॉर्मूले हमारे वही लगने, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए घूम फिर के फॉर्मूले सारे यही लगने, सीरीज का आ जाए शंट का आ जाए, आपको बेसिक अगर वो डेरिवेशन क्लियर हो गया तो ये आप आसाम से कर सकते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की। डीसी मशीन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में कंस्ट्रक्शन सबसे पहला आती है। कंस्ट्रक्शन आपकी 2 तरीके से इसमें डिफाइन होती है, बेस्ड ऑन रोटर कंस्ट्रक्शन को हम ज्यादा डिफाइन करते हैं, बट उससे पहले हम जो बेसिक पार्ट्स हैं उसको डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहला योक, जो योक हमने डीसी मोटर में पढ़ा है वही काम इसका भी है, यहां पर भी वही काम है जो योक का काम डीसी मशीन में था, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, फ्लक्स प्रोवाइड कराना, वो सारे काम सेम है। स्टेटर कोर, जो स्टेटर की वाइंडिंग जिस पे होगी वो स्टेटर की कोर कहलाती है, स्टेटर की सारी वाइंडिंग जिस पे हो रही है तो ये स्टेटर की कोर है जो आपको दिखाई दे रही है सारी है, ठीक है। उसके बाद स्टेटर के स्लॉट, ठीक है, तो ये स्टेटर के स्लॉट्स कटे हुए हैं, ये पूरा स्टेटर का है, ठीक है जी। ये स्टेटर के स्लॉट है, इसके अंदर वाइंडिंग जो करते हैं उसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। ये टर्मिनल बॉक्स है जहां पे 3 फेज सप्लाई आप दोगे। इसके अंदर फिर ये रोटर है, ठीक है, हमारा ये रोटर है जो रोटेट करता है। इसके अंदर ये एंड रिंग है, ये रोटर के जो बार है इसमें कनेक्टेड होती हैं,
ठीक है। तो ये रोटर बार होती है, इसको हम बोलते हैं एंड रिंग, ठीक। और ये रोटर चूंकि स्क्वायरल केज रोटर है, ये बेस और सपोर्ट है। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स आप जब पढ़ेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग, ये हमारी हो गई। अगर हम इसकी बात करें डिटेल में, तो ये बेसिकली जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं ना, मैंने शॉर्ट में इसलिए निपटा दिया क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो इस मोटर को दो कैटेगरी में रखा जाता है, वो भी बेस्ड ऑन रोटर। बेस्ड ऑन रोटर, इसके रोटर दो तरीके का होता है। एक रोटर तो इस तरीके का होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज मतलब इसके रोटर पे केज बना होता है, मतलब स्ट्रिप्स कटी होती हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर पे हमने ग्रूव्स काट दिए, ठीक है। उस सिलेंडर पे हमने ग्रूव्स काट दिए, उस ग्रूव्स के अंदर आप वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, उस ग्रूव्स के अंदर आप वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। तो वहां पे देखने में ऐसा लगता है जैसे वो लाइनिंग सी हो, जिस तरह से ये दिखाई दे रही है, और इनको स्क्यूड रखा जाता है मैग्नेटिक लॉकिंग से बचाने के लिए। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेता है कि इसकी जो रोटर होता है स्क्वायरल केज रोटर, उसकी जो बार होती है उनको स्क्यूड क्यों रखा जाता है। तो आप बता सकते हो कि इसको हमें उससे बचाने के लिए क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग वगैरह से बचाने के लिए इसके स्क्यूड करते हैं। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन पे जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके दोनों साइड में एंड रिंग लगा होता है। एंड रिंग का काम क्या होता है, ये सारे कंडक्टर तुमने लगा दिए, लेकिन इसको क्लोज सर्किट बनाना है। क्लोज सर्किट बनाना है तो एंड रिंग लगा के हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं दोनों साइड में। दोनों साइड से हम उसको शॉर्ट करते हैं ताकि ये क्लोज सर्किट बन जाए, और जब भी मौका मिले करंट को फ्लो करने का, करंट उसके अंदर फ्लो करना शुरू कर दे। ठीक है, तो करंट इसके अंदर फ्लो करना शुरू कर दे, तो उसके लिए होते हैं हमारे पास एंड रिंग, और ये होती है शाफ्ट जिसके ऊपर पूरी आर्मेचर लगी होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब स्क्वायरल केज रोटर हो गया, दूसरा रोटर होता है आपका फेज वाउंड रोटर। एक तो स्क्वायरल केज रोटर हो गया, दूसरा होता है स्लिप रिंग वाउंड, फेज वाउंड या वाउंड रोटर टाइप। वाउंड रोटर टाइप में क्या होता है, अब यहां पर जब हमने एंड रिंग लगा दिए तो ये फिक्स हो गया ना, ये चीज फिक्स हो गई। वाउंड रोटर में फिक्स नहीं होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हमने जो वाइंडिंग लगाई उनको एक साइड से तो एंड रिंग लगाया, लेकिन दूसरी साइड से शॉर्ट नहीं किया। दूसरी साइड से हमने क्या किया, उसके दिए देख रहे हो ये शाफ्ट है, इस पे हमने एंड रिंग लगाए, ये एंड रिंग्स लगाए, या जिनको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स। ठीक है, गोल गोल स्लिप रिंग छल्ले से लगे होते, उस पे लगाए। ठीक है, और उसके थ्रू फिर हमने ये ब्रशेस लगाए। ब्रशेस का काम तो पता ही है, ब्रशेस का काम, क्योंकि आप घूमने वाली चीज पे कनेक्शन बनाना है तो ब्रशेस के थ्रू बनाएंगे। ब्रशेस उस पर स्लिप करके रहते हैं, बट टच करके रहते हैं, ऐसे वो घूमती रहेगी, ये टच करता रहेगा, करंट इससे निकलती रहेगी। ठीक है, तो करंट इससे निकलेगी, और इससे हमने फिर रेजिस्टेंस लगा दिया वेरिएबल। अब इससे क्या होगा, ये वाइंडिंग के साथ में, हर फेज की एक वाइंडिंग के साथ में एक रेजिस्टेंस लग गया, तो अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया वाइंडिंग का। आप चाहो तो इसके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका चेंज करने का लॉजिक होता है, आप इसको चाहे तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस को हाई रख सकते हैं करंट को लिमिट करने के लिए, और बाद में इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो इसको जीरो भी कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन जो होती है एज कंपेयर टू स्क्वायरल केज कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग आ गए, ब्रशेज आ गए, वियर एंड टियर ज्यादा होंगे, लॉसेस ज्यादा होंगे, सब चीजें इसमें ज्यादा होंगी। तो इसलिए अब ज्यादातर आपका प्रीफर जो किया जाता है वो स्लिप रिंग को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लिप रिंग क्या होते हैं, तो स्लिप रिंग आप बता सकते हो कि स्लिप रिंग का काम क्या होता है। स्लिप रिंग एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करने के लिए स्लिप रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कंस्ट्रक्शन की। अब डिफरेंस आता है आपसे कई बार स्लिप रिंग में और स्क्वायरल केज में, तो वो हमने दिया हुआ है, आप एक बार इसको रीड कर लें तो समझ में आ जाएगा। दोनों में क्या है कि इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है, इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। इसकी जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, वो स्टेटर वाइंडिंग के सिमिलर होती है। उसकी वाइंडिंग में बार होती है जो परमानेंटली कनेक्टेड होती है। इसमें एंड रिंग होते हैं, इसमें एंड रिंग की बजाय स्लिप रिंग्स होते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा सा लो होता है। इसमें स्लिप रिंग और ब्रशेज होते हैं, उसमें नहीं होते। इसमें ज्यादा कॉपर लॉस होंगे, उसमें कम होंगे। ठीक है, इसकी स्पीड को रोटर रेजिस्टेंस से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, उसमें नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, बेसिक से डिफरेंसेस हैं आपके पढ़ने के लिए, नोट्स में देने के लिए आपको दिए हैं, ताकि आप एक बार इनको रीड कर लें। ठीक है, बात करते हैं जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जरूरी है आपका किसके लिए, वर्किंग समझने के लिए। जब हम एक इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं, उसको 3 फेज सप्लाई देते हैं,
तो थ्री फेज सप्लाई से बनने वाला फील्ड होता कैसा है? जब हम थ्री फेज सप्लाई देंगे जो कि तीनों आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे स्पेस्ड है, डिस्प्लेस्ड है 120 डिग्री पे, तो क्या होगा कि फील्ड कैसा बनेगा वो आपको समझना है। तो आप देखिए ध्यान से कि हमने पहले फेज को लिखा φm sin ओमेगा टी, उससे 120 डिग्री पे दूसरा आया वाई फेज, तो हमने 120 डिग्री का स्पेस दिखाया फाइव माइनस 120। तीसरा आया 240 डिग्री पे, तो हमने 240 डिग्री कर दिया। अब हमारा आया, इसको तो हमने रिप्रेजेंट किया ऐसे, इसको रिप्रेजेंट किया ऐसे, और इसको रिप्रेजेंट किया फिर ऐसे, तो बन गया ना हमारी थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई, इसको हम ज्यादा करेक्ट क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई। अब होगा क्या, किसी भी इंस्टेंट पे जब हम इसका रिजल्टेंट लेंगे, मान लीजिए हम 1 पे लेते हैं, हमने अगर 1 पे लिया तो 1 पे आप देख रहे हो क्या है, 1 पे अगर हम लेते हैं तो थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अगर थीटा को 0 रखा तो फाई को 0 रखने से क्या होगा, ये चीज 0 हो गई। ठीक है, ये वाला बचा और ये वाला बचा। इसको जब ड्रॉ किया तो हमारा क्या आया, फाई बी ये आया और फाई सी ये आया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आई ये, और मैग्नीट्यूड आया 0.866 ऑफ फाई एम। ठीक, फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, 60 डिग्री पे लिया, यहां पे चेक किया। जब यहां 60 डिग्री पे हमने चेक किया तो क्या हुआ कि यहां जो हमारा जो बी वाला था, ये वाला 60 जब माइनस किया तो 180 हो गया, यानी कि ये वाली चीज भी 0 हो गई। जब ये 0 होगी तो ये दोनों फेज बचे, इनका रिजल्टेंट निकाला तो उसका फेज ये आया, यानी कि फिर हमें रिजल्टेंट मिला ये, और मैग्नीट्यूड अगेन सेम मिला 0.866 ऑफ फाई एम। उसके बाद हमने एंगल को 120 डिग्री किया, 120 डिग्री किया तो ये वाला 0 हो गया, ये मिला और ये मिला। रिजल्टेंट देखा तो नीचे की तरफ चला गया, यानी कि रिजल्टेंट आया मेरा ये। फिर जब इसी तरह से आगे और एक एंगल बढ़ाया तो रिजल्टेंट आया मेरा ये। यानी कि जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाता जा रहा हूं सेम मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट मुझे मिल रहा है, बट उसकी डायरेक्शन को अगर हम देखें तो डायरेक्शन देखें, पहले ऐसे मिली, ठीक है, यहां पर, फिर ये ऐसे मिली, फिर वो ऐसे मिली, और फिर उसके बाद ऐसे मिली, और थोड़ा सा एंगल आगे जाएंगे तो ऐसे, फिर ऐसे। यानी कि ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। इसी को हम कहते हैं कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब हम इंडक्शन मोटर मशीन को थ्री फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं तो वहां पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है जो कि हमारी मशीन को मिल रहा है। और जिस स्पीड पे ये रोटेट कर रहा होता है वो स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड गिवन बाय 120 एफ अपॉन पी, गिवन बाय 120 एफ अपॉन पी। आगे चलते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल को बताते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल है, अभी हमने ये तो समझ लिया कि जब हमने थ्री फेज सप्लाई दी तो थ्री फेज सप्लाई से क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। अब मशीन के अंदर जब एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ ठीक है, मान लीजिए 4 पोल है, ज्यादा हम कॉम्प्लीट उसमें नहीं जा रहे न्यूमेरिकल में, ठीक है। अरे यार गलत बन गया, मजा नहीं आ रहा, अभी रुक जाओ। ठीक है, इसको रहने दो। हाँ, यही समझते हैं। मान लीजिए ये स्टेटर है, मान लीजिए ये स्टेटर है। जब हम इसको थ्री फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और इसके अंदर जो कंडक्टर हमारे लगे हुए हैं, मैं इसको बना देता हूँ, ये तो स्टेशनरी है, ये कंडक्टर कैसे स्टेशनरी है, यानी कि दो चीजें हमारे पास मोटर में, एक तो फील्ड जो कि रोटेट कर रहा है एनएस स्पीड पे, फील्ड जो कि रोटेट कर रहा है एनएस स्पीड पे, दूसरा रोटर जो कि एनआर स्पीड पे, लेकिन वो 0 है प्रैक्टिकली, क्योंकि फिजिकली स्टेट रोटर जो है वो हमारा रुका हुआ है। तो
सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन ये बनेगी कि जैसे मैं सप्लाई देता हूं एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर्स को कट करता है। हमारा लॉ क्या कह रहा था, अभी पढ़ के आए थे कि जब एक कंडक्टर एक रोटेटिंग फील्ड के कॉन्टेक्ट में आता है, अब फील्ड पहले क्या था, हम कंडक्टर को रोटेट करा रहे थे, अब की बार फील्ड रोटेट कर रहा है और कंडक्टर को बार बार कट कर रहा है। कंडक्टर को बार बार कट करेगा तो क्या होगा, ड्यू टू द रिलेटिव स्पीड, ड्यू टू द रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, के एन एस माइनस एन आर, ये रिलेटिव स्पीड होगी। इस स्पीड की वजह से, चूंकि रिलेटिव स्पीड अवेलेबल है, कंडक्टर को कट कर रहा है, कंडक्टर को कट कर रहा है तो क्या होगा, हमने लॉ पढ़ा था उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जब ईएमएफ जनरेट होगा तो क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगी, क्यों, क्योंकि करंट फ्लो करेगी, क्यों, क्योंकि हमारे कंडक्टर जो है वो दोनों तरफ एंड रिंग से शॉर्ट है तो करंट फ्लो कर जाएगी। अब अगर करंट फ्लो करेगी तो उस कंडक्टर में एक फोर्स डेवलप होगा, F इक्वल टू बी आई एल, फोर्स डेवलप होगा तो टॉर्क डेवलप होगा। अब ये टॉर्क क्या करेगा, जिस वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज करेगा। तो किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है, उसका प्रोड्यूस तो इसकी वजह से हुआ, रिलेटिव स्पीड की वजह से। यानी कि टॉर्क की टेंडेंसी क्या होगी कि किसी तरह से इस रिलेटिव स्पीड को कम किया जाए। अब कम कैसे करेगा, फील्ड की स्पीड को तो छेड़ नहीं सकते, फील्ड तो सप्लाई से जनरेट हो रहा है। तो ns माइनस एनआर को अगर कम करना है, ns माइनस एनआर को अगर डाउन लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ns के साथ में कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, एनआर को बढ़ाना शुरू कर देगा। एनआर को बढ़ाएगा तो ns माइनस एनआर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी कि ये जो टॉर्क लगेगा ये इस तरह से लगेगा कि ये एनआर को बढ़ाए ताकि जो ns माइनस एनआर है वो कम होना शुरू हो जाए। एनआर को बढ़ाने का क्या मतलब है, एनआर को बढ़ाने का मतलब है कि रोटर को फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कराना शुरू कर देगा और रोटर आपका फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा, मोटर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए ये वाली मोटर जो होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये सेल्फ स्टार्ट होती है, ठीक है, ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, ठीक है। NS इक्वल टू 120 F अपॉन P होगा, यही पूरी वर्किंग है। ये अगर आपको ग्राफ थोड़ा सा समझ में आ गया तो यही वर्किंग आप डिफाइन आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्लिप ऑन इंडक्शन मोटर। स्लिप कितनी होती है, स्लिप होती है S इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS, ठीक है। परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्लिप एक्चुअल में होती क्या है, देखिए मोटर जो होगी ना, जो टॉर्क लगा था वो NS माइनस NR को कम करने की कोशिश तो करेगा, वो बिल्कुल जीरो करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही वो जीरो करेगा, जैसे ही हमने क्या देखा था, NS माइनस NR, उससे हमारा EMF बना, EMF से करंट आई, करंट से फोर्स, फोर्स से टॉर्क, ठीक है, और टॉर्क ने अपोज किया इसका, लेकिन इसका अपोज करने के चक्कर में इसको जीरो करने की कोशिश करेगा। जैसे जीरो कब होगा, जब NR जो है वो NS के इक्वल हो जाए। अब NR NS के अगर इक्वल हो गया, अब अगर NR NS के इक्वल हो गया तो क्या होगा, NR अगर NS के इक्वल हो गया तो ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी जीरो, और अगर ये जीरो हो गई तो EMF नहीं होगा, करंट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, मोटर हो जाएगी बंद। मोटर बंद हो जाएगी तो तुरंत नीचे रपट के आएगी। तो इसी को कहते हैं स्लिप होना, कि मोटर फील्ड की स्पीड तक तो जाएगी लेकिन जैसे ही पहुंचेगी बंद हो जाएगी, फिर रपट के नीचे आ जाएगी, स्लिप होके नीचे आ जाएगी। उसी को बोलते हैं स्लिप, कि मोटर बार बार ट्राई करता है फील्ड की स्पीड को कैच करने की, लेकिन जैसे वहां पहुंचता है स्लिप होके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हम भी इसीलिए कहते हैं कि इंडक्शन मोटर जो होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा नीचे रन करती है, ठीक है, थोड़ा सा कम स्पीड पे रन करती है, तो उसी को हम स्लिप बोलते हैं। तो स्लिप एज ए परसेंटेज ऑफ फील्ड स्पीड हम निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड एज ए परसेंटेज ऑफ फील्ड स्पीड स्लिप कहलाती है। तो S इक्वल टू होता है NS माइनस NR माइनस अपॉन NS। इसी फॉर्मूले से हमने निकाल दिया NR इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस S, यही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, इसको हमने निकाला। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा था इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा स्लिप का, तो भाई फील्ड की स्पीड हमें पता है F इक्वल टू NS इंटू P। अब अगर रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालें, ठीक है, रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालें तो FR इक्वल टू रोटर की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, रिलेटिव स्पीड पे, NS माइनस NR इंटू P अपॉन 120। यही फॉर्मूला, NS की जगह NS माइनस NR रख दिया।
और इन दोनों का रेशियो निकाला तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है FR इक्वल टू S इंटू एफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब या तो डेरिवेशन आ जाए या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो न्यूमेरिकल में तो जरूर पूछेगा। तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करके जाना। ठीक है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के पूरे पूरे चांसेस है। जो हमारी नॉर्मल वीडियोस थी, जो हमारे पुराने लेक्चर्स थे, उसमें हमने टॉर्क का डेरिवेशन भी कराया था। हालांकि टॉर्क का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमारा फोकस भी केवल उसी पे है। तो जनरल जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आया था कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है S इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर SX2 स्क्वायर। अब यहां पे टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए हमारे पास क्या है, 2 रीजन होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे लो स्लिप रीजन की। लो स्लिप रीजन मतलब जब हमारी स्लिप जो है वो 0 के नजदीक है या लगभग लगभग 0 है, बहुत कम स्पीड है, बहुत कम स्लिप पे हम बात कर रहे हैं। जब लो स्लिप की बात करते हैं तो लो स्लिप पे ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी ऑलमोस्ट 0। जब ये 0 हो जाएगी तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा SR2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। तो हम देखेंगे कि जो लो स्लिप रीजन है, यानी कि ये वाली रीजन, लो स्लिप रीजन में हमारी स्लिप के साथ में जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब हम बात करेंगे हाई स्लिप रीजन की या अनस्टेबल रीजन की, हाई स्लिप में क्या होगा, जब स्लिप ज्यादा होगी, 1 के नजदीक होगी, तब उस समय पे क्या होगा कि ये वैल्यू 0 नहीं होगी, इसके कंपैरिजन में R2 0 हो जाएगा, यानी कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा SR2 अपॉन S स्क्वायर X2 स्क्वायर। S से ये S कैंसिल हो जाएगा, या टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपॉन S, 1 अपॉन S के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि हाई स्लिप रीजन में ये वाली जो रीजन है हाई स्लिप, यहां पे हमारा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से आती है, इसको आपको डिफाइन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग लगभग हर एग्जाम में कभी 2 नंबर में कभी 7 नंबर में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको जरूर करके जाएं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इंडक्शन मोटर में और ट्रांसफार्मर में डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड। आपने स्टेटर पे करंट दिया, उधर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पे करंट देते हैं, इनपुट सेम है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, लेकिन प्राइमरी पे करंट इंड्यूस होती है, ट्रांसफार्मर में भी, इंडक्शन मोटर में भी। बट द डिफरेंस, ऑब्जर्वेशनल डिफरेंस की अगर बात करें तो हमें पता है कि भाई एक घूमता है, एक स्टेशनरी है। ठीक है, एक में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक में रोटर वाइंडिंग, एक में स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो दोनों में दिखाई नहीं देते। ठीक है, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं कि इंडक्शन मोटर में फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग या रोटर की वाइंडिंग वेरिएबल होती है, डिपेंड अपॉन लोड। ठीक है, FR इक्वल टू S इंटू एफ। जबकि ट्रांसफार्मर में दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जो प्राइमरी पे फ्रीक्वेंसी है वही हमारी सेकेंडरी पे होगी। ठीक है, इसमें आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी होता है मोटर में, इसमें इनपुट आउटपुट दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसमें इनपुट आउटपुट दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें कोई एयर गैप नहीं होता है, एक ही कोर पे दोनों बनी होती है, जबकि यहां पर एयर गैप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पावर फैक्टर इसका प्री डिफाइंड होता है, ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर लोड पे डिपेंड करता है, इसका पावर फैक्टर प्री डिफाइंड होता है। इसकी रेटिंग किलोवाट में होती है, इसकी केवीए में होती है। तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहां पे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल हैं, देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल, वो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला न्यूमेरिकल है, ए 6 पोल इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड बाय P इक्वल टू 6। ठीक है, 10 पोल अल्टरनेटर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है। तो देखिए 2 तरह का क्वेश्चन, एक तो ये वाला क्वेश्चन आता है जिसमें अल्टरनेटर से इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि एक अल्टरनेटर है। ठीक है, इस अल्टरनेटर से आप एक इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटर में क्या है, इसके पोल है 6
और सॉरी 10 पोल है और ड्रिवन हो रहा है n इक्वल टू 600 पे, तो यहां से हम ns निकाल सकते हैं, ns इक्वल टू 120 f अपॉन p। तो 120 सॉरी f इक्वल टू हो जाएगा ns इंटू पी अपॉन 120, 600 इंटू 10 अपॉन 120, तो 0 0 2 100 और ये हो जाएगी 50 हर्ट्ज। यानी कि जो अल्टरनेटर है ना, ये जो सप्लाई इसको दे रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये हमने निकाल लिया। अब इस 50 हर्ट्ज की सप्लाई के साथ में इंडक्शन मोटर हमें मिली है जिसमें पोल हमारे 6 है, और आपसे पूछ रहा है कि इफ द मोटर इज रनिंग एट, यानी कि NR इक्वल टू 970 RPM, डिटरमाइन द परसेंटेज स्लिप। तो पहले तो आप मोटर की फील्ड की स्पीड निकाल सकते हैं, NS इक्वल टू 120 F अपॉन P, ये तो बिना कहीं निकाल लिया करो अगर दिया हुआ है सब कुछ। तो 50 अपॉन P कितना है 6, तो 6 दूनी 12, यानी कि हो गई 1000। आपसे पूछिए डिटरमाइन परसेंटेज स्लिप, तो परसेंटेज स्लिप होती है NS माइनस NR अपॉन NS। NS कितना है 1000, NR कितना है 970, NS कितना है 1000, तो ये हो गया 30 अपॉन 1000, यानी कि ये हो गया 0.03 इंटू 100, कितना हो गया 3%। तो स्लिप कितनी आ गई 3% आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें 3 फेज स्लिप रिंग मोटर है, 4 पोल, P इक्वल टू 4, रोटर फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये 50 हर्ट्ज नहीं है बेटा, ये 2 हर्ट्ज है। रोटर फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज, यानी कि FR इक्वल टू 2 हर्ट्ज। ठीक है, वाइल कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई, तो F इक्वल टू 50 हर्ट्ज है। आपसे पूछा है कि मोटर की स्पीड कितनी होगी, तो मोटर की स्पीड निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, NS इक्वल टू निकल जाएगा, NS इक्वल टू हो जाएगा 120 F यानी कि 50 अपॉन P यानी कि 4, तो 1500 RPM NS आ जाएगा। ठीक है, और स्लिप हम निकाल सकते हैं, मोटर की स्पीड हमसे पूछी है। ठीक है, तो स्लिप हम निकाल सकते हैं, स्लिप इक्वल टू हो जाएगी FR अपॉन F। ठीक है, तो FR कितना है 50 अपॉन F कितना है, सॉरी 2 अपॉन 50, तो ये आ जाएगा 1/25, यानी कि ये आ जाएगी 0.04। स्लिप हमें निकल के आ गई। अब हम NR निकाल सकते हैं, तो NR कितना हो जाएगा 1 माइनस S इंटू NS, 1 माइनस 0.04 इंटू 1500, ये इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 1440। ठीक, तो इतना इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, P इक्वल टू 6, F इक्वल टू 50 और स्लिप दे दी आपको 0.05। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है 5% का मतलब होता है 0.05। हम कई बार क्या करते हैं 5% को 0.5 लिख देते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। 5% का मतलब है 0.05। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रोटर विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। ठीक है, तो सबसे पहले NS निकाल लेते हैं, बार बार जरूरत पड़ेगी। 120 F अपॉन P, अब पहला पार्ट हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ रोटर विद रेस्पेक्ट टू दी स्टेटर, तो NR इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस S इंटू NS, तो 1 माइनस 0.05 इंटू 1000, यानी कि ये आ जाएगी 950 RPM। ठीक है, सेकंड क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, यानी कि FR इक्वल टू S इंटू F,
0.05 इंटू 50, यानी कि यह आ गया 2.5 हर्ट्ज। थर्ड क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर। तो जब इस तरह से पूछा जाए ना, रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर, तो स्पीड एनआर, तो ये हो जाएगा 120, इसकी फ्रीक्वेंसी ले लीजिए एफ आर अपॉन पी। टू 2.5 यानी कि 50 आरपीएम। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी 50 आरपीएम। ठीक है, क्लियर। अब आता है सिंगल फेज सप्लाई। एक सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लें। हाँ जी, अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ी हमने। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एक चीज समझ में आई कि पहली चीज तो उसमें थ्री फेज सप्लाई देते हैं, रोटेटिंग फील्ड डेवलप होता है जिसकी वजह से वो सेल्फ स्टार्ट होती है। यहीं पे डिफरेंस है थ्री फेज में और सिंगल फेज में। सिंगल फेज में ही ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है उसको समझना है। तो उसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि जो हमारी फील्ड, जो हम इसको सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, तो सिंगल फेज सप्लाई तो इस तरह की होती है ना, एक ही फेज है, या तो प्लस है या माइनस है। तो जो फील्ड इससे जनरेट होगा ना वो पल्सेटिंग फील्ड होगा। तो मोटर कभी तो टॉर्क उसमें ऐसे लगेगा, कभी ऐसे लगेगा, आपका रोटर वाइब्रेट होगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, वो कभी भी स्टार्ट होगा ही नहीं। तो उस केस में आप कैसे समझते हैं, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से इसको समझते हैं। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी की हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर वाइंडिंग से जो बन रहा है उसके हम दो कंपोनेंट बना लेते हैं। एक कंपोनेंट हमारा φm/2 एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एक φm/2 क्लॉकवाइज जाएगा। इसको डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी हमें। हाँ, तो ये डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि एक कंपोनेंट स्टार्टिंग में हमने लिया 0 डिग्री पे, एक कंपोनेंट हमारा यहां होगा, एक कंपोनेंट हमारा यहां होगा। ठीक है, दो कंपोनेंट हमने लिए तो रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा φm। इसके दो कंपोनेंट लिए, एक इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब स्टार्टिंग की बात करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में ही क्या दिक्कत आएगी, सारी दिक्कत ही केवल स्टार्टिंग में, जब दोनों कंपोनेंट बिल्कुल अपोजिट है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, उनकी वजह से जो टॉर्क बन रहा है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए, ये जितना टॉर्क मुझे यहां मिल रहा है ना एक कंपोनेंट की वजह से, उतना ही निगेटिव टॉर्क मुझे दूसरे कंपोनेंट की वजह से मिल रहा है। तो मेरा नेट टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट टॉर्क हमारा क्या हुआ, वो जीरो हो गया। अब जब नेट टॉर्क ही जीरो हो गया तो मोटर स्टार्ट कैसे होगी। ठीक, इसके अलावा जब ये कंपोनेंट घूमते हैं, मान लिया 90 डिग्री पे आ गए, 90 डिग्री पे आप देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, हमें रिजल्टेंट टॉर्क मिलेगा, मोटर घूम जाएगी। किसी और पोजीशन पे देखेंगे ना तो आपकी मोटर घूम जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत आती है क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में, ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है। तो यहां जो टॉर्क आपका बन रहा है ना स्टार्टिंग में, ये टॉर्क ही आपको परेशान करेगा। ये स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है। अगर किसी तरह से आप मोटर को इस स्टार्टिंग टॉर्क से निकाल दो तो आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे घर का पंखा होता है, सिंगल फेज मोटर है, कभी कैपेसिटर उसका खराब हो जाए, कंडेंसर खराब हो जाए, पंखा चल नहीं रहा, तो आप क्या करते हो, उसको हल्का सा हाथ से घुमाया और वो चलने लगता है। तो आपने क्या किया, उसको स्टार्टिंग टॉर्क दे दिया। यानी कि जो मोटर फंसती है ना वो स्टार्टिंग में फंसती है, आप उसको किसी तरह से स्टार्ट कर दीजिए, मोटर आपकी चलने लगेगी। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन से निकलना है। इसके अलावा आप देखिए कहीं पे भी तो आपको रिजल्टेंट टॉर्क मिल रहा है, ये सारे में हमें रिजल्टेंट टॉर्क मिल रहा है, इधर भी रिजल्टेंट टॉर्क मिल रहा है ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड, ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड, तो वो तो हमें मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग टॉर्क हमें जीरो हो जाता है, जिस वजह से मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको बनाना पड़ता है। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है जिस वजह से ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है जी। अब सेल्फ स्टार्ट बनाने के बेसिस पे ही इसके टाइप्स डिवाइड हो जाते हैं। कैसे डिवाइड हो जाते हैं कि स्टार्टिंग मेथड के बेस पे टाइप हो गए। सबसे पहला हो गया स्प्लिट फेज, फिर हो गया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन,
परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर, ठीक है, इस तरह से हो जाती हैं। तो क्या करना क्या है, बेसिक समझिए आप। बेसिक क्या है कि हम मोटर को धोखा देना चाहते हैं। अगर मोटर को यह पता है कि उसको सिंगल फेज सप्लाई मिल रही है तो स्टार्टिंग टॉर्क तो मिलेगा नहीं, तो मोटर स्टार्ट होगी नहीं। हमें क्या करना है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि मोटर को लगे कि उसको 2 फेज सप्लाई मिल रही है। अगर उसको 2 फेज सप्लाई मिलेगी तो अब मोटर आपको एज ए 2 फेज मोटर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 2 फेज फील्ड से भी आपको रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और मोटर एज ए 2 फेज मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब वो 2 फेज कैसे दिलाना है, वही आपका काम है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, फेज स्प्लिट मोटर लगा दी, फेज स्प्लिट मोटर लगाई। अब इसमें जो हमारी मेन वाइंडिंग थी वो ये थी, हमने क्या किया, एक वाइंडिंग इसमें और लगा दी। अच्छा, ध्यान क्या रखना है कि जो मेन वाइंडिंग है हमारी, उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और हाई इंडक्टिव कॉइल होती है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाइंडिंग हमने लगाई उसका रेजिस्टेंस हाई और इंडक्टेंस हमने लो रखा। यानी कि इसका इंडक्टेंस तो बहुत हाई है और ये इंडक्टेंस हमारा बहुत लो है। तो जब मेन करंट इसमें जाएगी तो करंट डिवाइड होगी IM में और IS में, दो करंट में डिवाइड हुई। इसका रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा लैग करेगी, और जो इसका रिएक्टेंस वो बहुत कम है तो वो कम लैग करेगी, तो कम लैग किया। लेकिन दोनों में करंट अलग अलग होगी, फेज में डिफरेंस होगा। इस रोटर को लगेगा कि मुझे एक फेज ये मिल रहा है, एक फेज ये मिल रहा है, इसको लगेगा कि इसको 2 फेज मिल रहे हैं। तो 2 फेज जब मिला तो रिजल्टेंट करंट मिली, रिजल्टेंट फ्लक्स मिला, और उस रिजल्टेंट फ्लक्स की वजह से ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी एज ए 2 फेज मोटर। एक बार जब मोटर घूमने लगे तो इस स्विच को ओपन कर दिया जाए ताकि बिना वजह के लॉसेस हमारे मोटर में ना हो, क्योंकि मोटर तो स्टार्ट हो गई, अब वो तो चलती रहेगी। स्टार्टिंग टॉर्क की लॉकिंग सिचुएशन से निकालना था उसको बाहर, तो वो निकाल दिया। तो ये हमारी कहलाती है फेज स्प्लिट मोटर। इसमें फेज को हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में और मोटर स्टार्ट हो गई एज ए 2 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या है कि इसी वाइंडिंग में हमने कैपेसिटर लगा दिया। अब कैपेसिटर लगाने से क्या होगा कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है हमारी, इसका जो करंट है वो लीड करने लगेगी, और ये तो लैग कर ही रहा था। तो जो ओवरऑल करंट है फिर से फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ, मोटर स्टार्ट हो जाएगी एज ए 2 फेज मोटर। बट बेनिफिट क्या हुआ, पावर फैक्टर भी इंप्रूव कर गया हमारा। कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर इंप्रूव कर दिया। अब इसमें अगर स्विच लगाया हुआ है आपने, स्विच को हटा दिया तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर हो गई। केवल आपने स्टार्टिंग करी कैपेसिटर के साथ और हटा दिया। लेकिन अगर आप ये स्विच को हटा दो और इस कैपेसिटर को परमानेंटली कनेक्ट कर दो तो ये कैपेसिटर स्टार्ट तो है ही, कैपेसिटर रन भी बन जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर के साथ ही चल रही है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हो गई। तो जो नेक्स्ट है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, वो बिल्कुल सेम है, उसमें स्विच हमने हटा दिया, क्योंकि अब ये कैपेसिटर के साथ स्टार्ट हुई और कैपेसिटर के साथ रन भी कर रही है। क्यों हमने लगा छोड़ दिया कैपेसिटर, क्योंकि इससे हमारा फायदा हो रहा है। कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है। जो पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है तो उससे तो हमारा फायदा है ना, लॉसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने उसको लगा छोड़ दिया। ठीक, तो ये हुई कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। एडवांटेज जरूर देख लीजिएगा एक बार, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, इसके बाद आती है शेडेड पोल। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। इसमें हम क्या करते हैं, देखो डायग्राम से समझते हैं, ज्यादा आसानी समझे। ये पोल है ना, इसके 2 पार्ट कर दिए, इसमें छोटा सा एक कट लगा दिया और ये कट लगा के इस पे एक वाइंडिंग हमने कर दी। अब वाइंडिंग करने से क्या हुआ, ये छोटा वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन पे हमने वाइंडिंग कर दी तो इसका रिएक्टेंस हो गया हाई, इसका रिएक्टेंस हो गया हाई और दूसरे वाले का हो गया लो। यानी कि जब फ्लक्स हमारा ऐसे ऐसे पास करेगा ना, तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स और जो इसमें से निकलेगा, जो फ्लक्स मेरा इसमें से निकलेगा वो डिफरेंट होगा। इसकी जो करंट होगी, जो फ्लक्स इसमें से निकलेगा वो ज्यादा लैग करेगा एज कंपेयर टू इस फ्लक्स के। इन दोनों के फेज में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि एक पोर्शन को मैंने हाईली इंडक्टिव कर दिया, कॉइल बना के उस पर कट बना दिया, दूसरा मेरा नॉर्मल है, तो जिस पे वाइंडिंग मैंने कर दी वो ज्यादा इंडक्टिव हो गया। उसकी वजह से उस पोर्शन पे जो फ्लक्स मिला और जो नॉर्मल पोर्शन हमारा बचा हुआ था
उनके बीच में एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगेन जो ये रोटर है ना, इसको दो फ्लक्स मिल रहे हैं, एक इससे और दोनों के फेज में डिफरेंस है। यही तो काम है, टू फेज की तरह सप्लाई देना। टू फेज सप्लाई मिल रही है, मोटर स्टार्ट हो जाएगी एज ए टू फेज मोटर। तो ये आपकी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होती है। बाकी थ्योरी पूरी है इसमें पढ़ने के लिए, बेसिक कंसेप्ट सारा यही है। ठीक है, एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशंस पे हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। 2 मार्क्स में इससे क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि किसकी क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, सबकी एप्लीकेशन लगभग एक जैसी है, कोई सी मोटर कहीं पे भी यूज कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है खास। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, लास्ट टॉपिक रहेगा आपका इस चैप्टर का, वो है अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर। अब इसकी सिलेबस में केवल आपकी वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन डायग्राम से समझ लेते हैं। दो तरह के रोटर होते हैं, सैलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल। ठीक है, सैलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल। सैलिएंट पोल में क्या होता है, रोटर के ऊपर ये पोल्स लगे होते हैं अलग से। ठीक है ना, एक रोटर लिया, उसके ऊपर पोल लगा दिए, वो सैलिएंट पोल। जबकि इसमें क्या है, ग्रूव्स कट कर करके, देखिए छोटे छोटे ग्रूव्स बनाए, इसमें वाइंडिंग की, फिर एक बड़ा ग्रूव, फिर छोटे छोटे, फिर एक बड़ा, फिर छोटे छोटे, फिर एक बड़ा, इसी पे कट कर दिया जाता है। तो ये सिलेंड्रिकल रोटर कहलाता है, ये सैलिएंट पोल होता है। बाकी तो कंस्ट्रक्शन आपको पता है, बाहर वाला फ्रेम योक, ये स्टेटर वाइंडिंग हो गई, इस पे जो वाइंडिंग कर रहे हैं वो रोटर वाइंडिंग हो गई। अब बाकी मशीन में और इसमें क्या है, इसमें बेसिक डिफरेंस जो है कि इसमें एक्साइटेशन डबल होता है। इसमें रोटर को आप डीसी सप्लाई भी देते हो, ये जो दे रहे हैं ना, इसके थ्रू हम डीसी सप्लाई देते हैं, ब्रशेस के थ्रू। तो ये डबल एक्साइटेड मशीन होती है। डबल एक्साइटेड क्यों? क्योंकि इधर से तो 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं और यहां से हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, यहां से हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, यहां से डीसी सप्लाई दे रहे हैं और ये 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो ये डबली एक्साइटेड मोटर होती है, जिसमें डीसी सप्लाई भी दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। रोटर को अलग से डीसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, रोटर को अलग से डीसी सप्लाई दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उसका रीजन भी समझ में आएगा अभी। और ये मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको भी सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, ये कंडक्टर्स हैं आपके। तो जब आप इनको डीसी सप्लाई देते हो ना, तो डीसी सप्लाई देने से क्या होगा, फिक्स पोल क्रिएट हो जाएंगे। जो पोल एन बन गया वो हमेशा एन रहेगा, जो एस बन गया वो एस रहेगा, जो एन बन गया वो एन रहेगा। सिमिलरली डीसी सप्लाई देने से अगर ये एन बना तो ये एन बना, तो ये एस बना, तो ये एस बना। ठीक है, यानी कि आपके फिक्स पोल, परमानेंट पोल क्रिएट हो जाएंगे। डीसी सप्लाई देने से परमानेंट पोल क्रिएट हो जाते हैं और 3 फेज सप्लाई देने से रोटेटिंग फील्ड जनरेट होता है। अब वर्किंग समझिए, वर्किंग क्या है कि आपने 3 फेज सप्लाई दी तो ये एक रोटेटिंग फील्ड डेवलप हुआ, ये एनएस फील्ड डेवलप हुआ। मान लीजिए अभी यहां पर एनएस पोल है और यहां पर एसएस पोल है। अभी आपने क्या किया, रोटर को भी डीसी सप्लाई दे दी, इसको भी डीसी सप्लाई दे दी, तो रोटर पे भी परमानेंट पोल क्रिएट हो गए। मान लीजिए ये एनआर है और ये एसआर है। अब प्रैक्टिकली इसको सोचना बड़ा जरूरी है कि जो फील्ड है वो तो जैसे आप सप्लाई दोगे तुरंत फुल स्पीड पे घूमना शुरू कर देगा। बट रोटर एक हैवी चीज है, रोटर को घूमने में इनर्शिया है रोटर की अपनी, उसको घूमने में टाइम लगेगा। आपका फील्ड फुल स्पीड पे घूम रहा है, फील्ड जो है फुल स्पीड पे घूम रहा है, बट रोटर जो है ना वो रुका हुआ था रोटर को घूमने में। अब क्या हुआ कि ये एनएस हुआ, ये एनआर हुआ, ये पोल इसको अपने से दूर भगाने की कोशिश करेगा, ये एसआर इसको अपने से दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो रोटर ऐसे घूमने की कोशिश करेगा ना, फिजिकली घूमने की कोशिश करेगा। फील्ड तो पूरी स्पीड पे घूम रहा है 1500 आरपीएम मान लो, ये तो 0 पे था बेचारा। अब ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, इतना जा ही रहा होगा, ये हिलेगा भी नहीं थोड़ा सा, इतनी देर में फील्ड अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। फील्ड एक चक्कर, अपना आधा चक्कर पूरा कर लेगा, और जैसे आधा चक्कर पूरा करेगा तो जहां एन था वहां बन जाएगा एस, और जहां एस था वहां बन जाएगा एस एन। फील्ड की बात कर रहे हैं अभी। रोटर तो बेचारा घूम ही नहीं पाया इतनी देर में फील्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब जब ये एस पोल बना, पहले तो ये धक्का मार रहा था, अब ये चूंकि अपोजिट पोल है, अब ये कहेगा नहीं इधर आ जाओ, ये कहेगा नहीं इधर आ जाओ। तो हर आधी साइकिल पे एक बार फील्ड रोटर को अपने पास बुलाएगा, एक बार दूर भगाएगा, एक बार पास बुलाएगा, एक बार दूर भगाएगा। तो रोटर क्या करेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। रोटर अपनी जगह पे बेचारा घूम ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो रुका हुआ था, वो बेचारा इतनी देर में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इतनी देर में तो फील्ड 2 बार कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए वो उसके साथ में घूम ही नहीं पाएगा,
और ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। अब बात आती है कि सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाए। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के दो तरीके। ये क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा, क्यों? क्योंकि ये रुका हुआ है। आप क्या करो, इसको सप्लाई ना दो, इस रोटर को सप्लाई ना दो, किसी तरह से इसको फील्ड की स्पीड के आसपास तक पहुंचा दो, किसी तरीके से इसको फील्ड की स्पीड तक पहुंचा दो, तब ये शायद घूमने लगेगा। तब क्या होगा वो भी समझेंगे। पहले ये चीज समझ में आ गई कि क्यों नहीं घूम रहा, क्योंकि जितनी देर में फील्ड घूमता है उतनी देर में रोटर घूम नहीं पाता बेचारा। तो क्या होगा कि ये कभी इसको अटैच करेगा, कभी रिपेल करेगा, और इसमें वाइब्रेशन होते रहेंगे, ये घूम नहीं पाएगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसको घुमाना चाह रहे हैं, तो डीसी सप्लाई को हम नहीं देंगे। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक मेथड होता है मोटर स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल प्राइम मूवर। एक्सटर्नल प्राइम मूवर, एक्सटर्नल प्राइम मूवर का मतलब क्या है कि आपने अपनी जो मोटर थी ना, इसको पहले रोटेट कराया, 3 फेज सप्लाई दी, फील्ड हुआ, आपने रोटर को रोटेट कराया किसी एक्सटर्नल प्राइम मूवर से, प्राइम मूवर से। अब फील्ड घूम रहा है एनएस की स्पीड पे, आपने इसको प्राइम मूवर से घुमा दिया एनआर, और एनआर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनएस, थोड़ा आसपास है, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे। तो अब क्या होगा कि फील्ड घूम रहा था एनएस, मान लो इधर एन एस बना, इधर एस एस बना, अब इधर बना एस आर, इधर बना एन आर। ये कब बना, जब आपने इसको घुमा दिया ना एक बार, पहले हम इसको फील्ड नहीं देंगे, जब आपने इसको घुमाना शुरू कर दिया, अब ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है एनआर स्पीड से, ये भी घूम रहा है एनआर की स्पीड से। आपने क्या किया, जब ये इनकी स्पीड आसपास आ जाए तुरंत इसको डीसी सप्लाई दे दी। जैसे डीसी सप्लाई दी तो मान लीजिए ये बना एसआर और ये बना एनआर। अब चूंकि ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, अब वो सिचुएशन नहीं आएगी कि इतनी देर में फील्ड घूमा, इतनी रोटर बेचारा वही है, रोटर तो घूम रहा है पहले से ही। जैसे आप इसको सप्लाई दोगे, ये एन इसको अपने पास बुलाएगा, कह रहा आजा, ये भी इसको अपने पास बुलाएगा आजा, अट्रैक्ट कर लेगा, अपोजिट पोल है, अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये दोनों जो फील्ड का पोल है और जो रोटर का पोल है, ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, फिजिकली नहीं होंगे। मैग्नेट बनी हुई है ना, तो मैग्नेटिकली लॉक हो गए। मैग्नेटिकली लॉक हो गए तो ये फील्ड अब इस रोटर को अपने साथ साथ घुमाना शुरू कर देगा। अब आप इस बाहर वाली मोटर को या प्राइम मूवर को हटा सकते हो। तो एक तो मेथड ये हुआ कि बाहर कोई मोटर लगाई और उससे स्टार्ट कर दिया। दूसरा मेथड क्या हुआ, फील्ड घूम रहा था एनएस, आपने क्या किया, इसके ऊपर डैम्पर वाइंडिंग लगा दी। ये क्या है हमारी डैम्पर वाइंडिंग। अब डैम्पर वाइंडिंग लगाने से क्या होगा कि आपकी मोटर बन गई इंडक्शन मोटर। अब ये स्टार्ट होगी एज ए इंडक्शन मोटर, कंडक्टर को कट करेगा, कंडक्टर में ईएमएफ आएगा, करंट लगेगी, फोर्स आएगा, टॉर्क आएगा, मोटर घूम जाएगी। अब ये मोटर एज ए इंडक्शन मोटर घूमने लगी एन एनआर स्पीड। जैसे ही एनआर स्पीड पे पहुंचे तुरंत इसको डीसी सप्लाई दे दिया, फिर से ये बन जाएगा एनआर, ये बच जाएगा एसआर। अब फील्ड तो हमारा था ही, मान लीजिए वो एस एस है, ये एन एस है, फील्ड ने फिर से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, मैग्नेटिकली लॉक हो गए। अब ये सिंक्रोनस स्पीड पे घूमना शुरू हो गए। जब घूमना शुरू हो जाए एक बार तो डैम्पर वाइंडिंग को आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। उस समय आप डैम्पर वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देंगे। चूंकि इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग होती है और फील्ड रोटर को अपनी स्पीड के साथ घुमाता है, फील्ड रोटर को अपनी स्पीड के साथ घुमाता है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो रोटर है ये फील्ड की स्पीड पे ही घूमता है या सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता है। यानी कि ये जो मशीन है इसकी रोटर की स्पीड हमेशा कितनी होगी, एनआर इक्वल टू एनएस, क्योंकि ये मैग्नेटिक लॉकिंग के बेस पे। तो दो मेथड मैंने आपको बताए। पहला मेथड कि आप किसी एक्सटर्नल प्राइम मूवर से बना लीजिए, घुमा लीजिए, या फिर आप किसी डैम्पर वाइंडिंग से घुमा लीजिए। दोनों से ही ये आपकी मशीन रन कर जाएगी, लेकिन आपको पहले इसको घुमाना पड़ेगा। इनिशियली एनआर के आसपास लेके जाना पड़ेगा। जब आप एनआर के आसपास लेके जाएंगे तब ये मशीन रन करती है एज ए इंडक्शन मोटर, और फिर आप ये वाइंडिंग डीसी सप्लाई देते हैं ताकि ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अल्टरनेटर की अगर बात करेंगे
तो अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल वही है जो आपका डीसी जनरेटर का है, कि मान लीजिए ये मोटर है, ठीक है, ये हमारा अल्टरनेटर है। अब ये हमें पता है कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो यहाँ पे हो रखी है सारी, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमारे कंडक्टर रखे हुए हैं, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा रोटर है। अब हमने क्या किया, इसको डीसी सप्लाई दी, ठीक है, डीसी सप्लाई दी, तो यहां पर एन बना, ये एस बना। जब हम इसको घुमाएंगे तो अब मान लीजिए ये कंडक्टर रखा हुआ है, इस कंडक्टर को अभी एन मिल रहा है, जब घुमाएंगे तो फिर एस मिलेगा, फिर इसको एन मिलेगा, फिर एस मिलेगा। तो ये कंडक्टर जो है, जो स्टेटर पे जो कंडक्टर रखे हुए हैं, जो थ्री फेज कंडक्टर हमारे रखे हुए हैं, इनको एक रोटेटिंग फील्ड बार बार मिलेगा, इनको एक रोटेटिंग फील्ड बार बार मिल रहा है। तो क्या होगा कि जब इसको रोटेटिंग फील्ड मिलेगा तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट बनेगी, और वो करंट आपकी आउटर सर्किट में सप्लाई हो जाएगी। इतना सा कंसेप्ट है कि आप रोटर को जब डीसी सप्लाई देते हो तो डीसी सप्लाई देने से यहाँ पे परमानेंट पोल क्रिएट होंगे। परमानेंट पोल को जब आप किसी एक्सटर्नल मीन से घुमाते हो, एक्सटर्नल मीन से घुमाते हो, तो एक्सटर्नल मीन से घुमाने पे ये पोल घूमेंगे। अब इस कंडक्टर को अभी एन मिल रहा है, फिर एस मिलेगा, फिर एन मिल रहा है, फिर एस मिलेगा, ठीक है। अगर 4 पोल हो गए तो जल्दी जल्दी मिलेगा। तो क्या होगा, इस कंडक्टर को एक वेरिंग फील्ड मिल रहा है, और जब वेरिंग फील्ड मिलेगा तो उससे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ से करंट जनरेट हो जाएगी, और यही तो हमें करना है। और यहाँ पे कम्यूटेटर की कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। तो ये होता है आपका कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटर, और यही उसकी वर्किंग है। एप्लीकेशन आप इसकी समझ सकते हैं, पावर जनरेशन प्लांट में यूज होता है, मरीन में हर जगह यूज होता है। जो बेसिकली जनरेटर होता है वही आपका अल्टरनेटर भी होता है। तो ये यूनिट यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। होप थोड़ा सा स्पीड तो ज्यादा रखिए क्योंकि काफी बड़ी यूनिट है, तो जल्दी जल्दी हमें कवर भी करना था। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे एप्लीकेशन में। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की वन शॉट में, यूनिट 5 के लिए, ठीक है। टिल देन बाय।